वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एग्जाम का। एग्जाम मतलब 12th क्लास के बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दिख ही रहा होगा, ये है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 6। वापस ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर तो है, सबसे टेक्निकल भी चैप्टर है, पर अगर तुम अपनी मार्किंग स्कीम देखोगे, मतलब कौन से चैप्टर को ज्यादा मार्क्स जा रहे, तो इसी चैप्टर को मैक्सिमम नंबर है, मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है। साथ में बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कम से कम अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोलॉजी में तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो भैया इसी चैप्टर में से आने वाले, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कहां पढ़ने वाले, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और अब तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जिसमें है सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट। तो सब सारी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहना है मेरे साथ, और मेरे साथ मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे ही तुमने चैप्टर का नाम सुना तो बोलोगे मैम मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल जैसा क्या है, क्यों? चलो स्टार्ट करें, स्क्रैच से शुरू कर रही हूं, तो अपनी एनसीईआरटी भी मतलब खोल के रखो, साथ में एनसीईआरटी भी अपन ओपन करके रखेंगे और साथ में समझेंगे कि आखिर ये चैप्टर का नाम आया कहां से, हम कहां तक पढ़ने वाले हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने बोला चलो बताओ हम किसके बने हैं, तो बोलोगे मैम हम के बने हैं। अरे नहीं, हम किन चीजों से मिलके बने हैं, तो बोलोगे मैम हम और सिस्टम से बने हैं। बिल्कुल सही, हम बने हैं बहुत सारे सिस्टम से, तो लिख लिया हमने सबसे टॉप पे सिस्टम। चलो अब बताओ मुझे, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जरा नाम बताओ। बोलोगे मैम डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ सबसे पहले तो खाना ही याद आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके बाद तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद तुम्हारे सेंस ऑर्गन बन गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उसके बाद रिसेप्टर्स हो गए, रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन एक ही चीज। ठीक है, इतने 11 सिस्टम से मिलके हम लोग बने हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना है। अब बताओ कि एक ऑर्गेनिज्म, इतने सारे सिस्टम्स हैं, वो किससे बने हैं? वो बने हैं अलग अलग ऑर्गन से। तो लिखा भैया मैंने, सिस्टम के बाद क्या आता है? ऑर्गन आता है। अब बताओ मुझे ऑर्गन किससे बना हुआ है? वो बने हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ टिश्यूज से। बिल्कुल सही, तो हमने लिखा टिश्यूज। अब बताओ मुझे टिश्यूज किसका बना हुआ है? तो टिश्यू बने हुए हैं सेल के। देखो मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रही हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी आ गई, मतलब हम ऑर्गेनिज्म आ गए। ऑर्गेनिज्म बना है अलग अलग सिस्टम से, सिस्टम बने अलग अलग ऑर्गन से, ऑर्गन बने अलग अलग टिश्यूज से, टिश्यू बनाए हैं अलग अलग सेल से। अब बताओ मेरे को सेल किससे बना हुआ है? तो अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो चलो जैसे ये बनाया सेल, तो सेल के सबसे बाहर क्या होता है मैम? उसकी दीवार है ना, तो उसको क्या बोलेंगे मैम? सेल वॉल। तो बताओ मुझे सेल वॉल कौन से किंगडम में नहीं होती? ये तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास में। तो सेल वॉल सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में नहीं होती। तो हम डायरेक्ट अगर हमने एनिमेलिया का सपोज करो एग्जांपल ले रहे हैं, तो किंगडम एनिमेलिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सेल की सबसे बाहर की लेयर कौन सी रहेगी? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब वही पूछ रहे हो जो तुम 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं अच्छा ये एक प्रोकैरियोट सेल होता, या प्लांट सेल होता, या एक फंजाई होता, तो फिर इसका बाहर की लेयर क्या होती? उस केस में क्या लिखते हैं हम कि मैम सेल वॉल होती। चलो तो अभी मैं बता देती हूं कि जब सपोज करो ये बाहर का सेल वॉल भी है। अच्छा, तो सेल वॉल के बारे में बात आ ही गई है, तो मुझे बताओ जल्दी से कि सेल वॉल प्लांट्स में किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। अच्छा, फंगस में किसका बना रहता है? फंगल काइटिन का। कुछ याद आया? और मोनेरेंस में मतलब किसका बना रहता है? नाम एंड नाग, NAGNAM। ठीक है, इसकी सारी चीजें ये सब मैं 11th का ही चैप्टर नंबर 2 से लेके आ रही हूं, ठीक है। वापस इसी तरीके से हम रिवाइज करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो देखो सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, सेल किससे बना है? सेल के कंपोनेंट से, जिसमें सबसे बाहर सेल वॉल रहेगी। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता। नहीं तो सबसे बाहर कौन रहेगा? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
ठीक है, जो कैसी है, लिपिड बायलेयर है। चलो उसके बाद क्या मिलेगा, अरे इसी सेल का फ्लूइड मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ओके अब बताओ, अब और क्या मिलेगा, सबसे सेंटर में क्या है मैम, न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, तो इसको लिख दिया न्यूक्लियस। अच्छा, तो जैसे सेल का था साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस का क्या रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख दो भैया ये भी, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मुझे कि सेल का था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मैं कहां तक लेके आ रही हूं, बोलोगे मैम आपने तो सेल का स्ट्रक्चर बना दिया, हाँ, पर इसमें अभी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी बाकी हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज बाकी हैं, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले आ गया, अगर ये एक मैं प्लांट सेल मान के चल रही हूं तो आएगा उसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर मैं ये एक बोल सकते हैं हम, ये एक एनिमल सेल या कोई भी सेल मान के चल रही हूं तो इसमें क्या आएगा, एनर्जी गिविंग करेंसी, जहां से एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। लो फिर आ गए तुम्हारे क्या, राइबोसोम। अब ये न्यूक्लियस है, थोड़ा न्यूक्लियस का साइज छोटा बना देती हूँ, इतना बड़ा भी नहीं होता, ठीक है, ये बना दिया न्यूक्लियस। अब उसकी ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब ये ऐसे ऐसे क्या बन रहा है, जो है हमें हमारे सेल में क्या देगा, स्ट्रक्चर देने में हेल्प करेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताओ, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम लगे रहेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक, राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिसमें कुछ नहीं लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुआ इतना क्लियर। तो देखो बोलोगे मैम पर हमारा तो चैप्टर का नाम तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो ये सब क्यों पढ़ा रही हो, तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अभी मैं मॉलिक्यूल पे आने वाली हूँ। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसी चैप वापस आऊं तो सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, सेल बना है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली घूम रहे हैं, सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है, और भैया वो क्या कुछ है, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं, DNA। कुछ आई कहानी समझ में। अब बोलोगे मैम पर इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो RNA आया था। हाँ, कहां, गलत थोड़ी ना पढ़ा था, सही पढ़ा था। RNA सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, याद रखो, RNA सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। पर धीरे धीरे हमको ये पता चलते गया कि जो RNA और DNA में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा कांस्टेंट कौन है, DNA। बट वही RNA क्या था, हाईली रिएक्टिव। तो RNA ने बोला भैया DNA तुम करो जेनेटिक मटेरियल बनने का काम, मैं अब किसकी तरह काम करूंगा, एक कैटलिस्ट की तरह काम करूंगा। मैं अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा, मैं ट्रांसक्रिप्शन में पूरा कन्वर्ट होऊंगा, फिर बाद में मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा, मतलब एज ए बेस यूज होगा। कुछ आई कहानी, बोलोगे नहीं मैम नहीं आ रहा समझ में। देखो जरा वापस, तो वापस इतना क्लियर हुआ। तो नाम क्या है चैप्टर का, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या रहता है, अगर मैं इसी वर्ड को लेके आऊं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट मतलब जो हमारे मम्मी पापा से हमको मिल रही है। तो क्या मिल रहा है, सिर्फ घर गाड़ी नहीं मिल रही है ना, साथ में उनके जीन्स मिल रहे हैं। अब जीन्स बोल के आ गई मैम, नहीं समझ में आया। अच्छा, किसी ने तुमको बोला होगा कि तुम ना अपने मम्मी की तरह स्माइल करते हो, तुम ना अपने पापा की तरह तुम्हारे हेयर स्टाइल है या हेयर का टेक्सचर है। तो किसी ने तुमको बोला होगा तुम्हारी दादी की तरह तुम्हारा फेस कट है। तो ये जब कोई बोल रहा है मतलब ऐसा कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा जो तुम्हारे मदर फादर से या फिर ग्रैंड पेरेंट से आया है तुम्हारे अंदर तक। तो वो क्या है, वो जो चीज जो पास ऑन हो रही है, तो इसी को हमने क्या बोला, इनहेरिटेंस। अब मैं क्यों बोल रही हूं कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, क्योंकि मैं मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी कर रही हूं कि भैया ऐसा क्या है जिस वजह से मैं अपने मम्मी पापा की तरह दिख रही हूं और मम्मी पापा नाना नानी की तरह दिख रहे हैं, मतलब पापा दादा दादी की तरह, मम्मी नाना नानी की तरह, फिर और ऊपर ऐसी सारी जनरेशन पास ऑन होती आ रही है और मुझ में भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का कोई ना कोई कैरेक्टर आ रहा है। तो वो कैरेक्टर होता कहां पे है, यहीं पे, ये जो लोकेशन बनाई है कहां पे, वापस मैंने बताया हमारा सिस्टम किससे बना है, अलग अलग
हमारी बॉडी किससे बनी? अलग अलग सिस्टम से। सिस्टम बना है अलग अलग ऑर्गन से, ऑर्गन बना है अलग अलग टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, और हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वही कोई तो है पड़ा रहता है जिसका नाम है डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। वापस, जरूरी नहीं कि मैम कि हर जन का क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, नहीं, वापस कुछ एक्सेप्शंस है। देखो, भले सबसे पहले आरएनए आया था एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट आज ये कंडीशन है कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल कौन है? हमारा डीएनए है, ठीक है। बट हाँ, आज भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे तुम्हारा कोरोना वायरस हो गया या फिर तुम्हारा एचआईवी वायरस हो गया, इनका जेनेटिक मटेरियल आज भी हमें क्या मिलता है? आरएनए ही मिलता है। तो वापस डीएनए और आरएनए, भले आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, पर आज सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल आरएनए को रिप्लेस किसने कर दिया? डीएनए ने। क्यों कर दिया? अभी हम एक ही लाइन याद करेंगे, फिर तो पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा ही, क्योंकि डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सिंस ये जो डीएनए है, अब डीएनए का मैं नाम ही बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सिंस ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? एक बायोमॉलिक्यूल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो कुछ भी आ रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट टाइम टर्न्ड एज फैक्टर बाय मेंडल। अब तुमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि भले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर हुआ था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, पर जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसका नाम है ग्रेगोर मेंडल, वो कौन थे? उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने बिना सारी इंफॉर्मेशन के, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, बिना डीएनए को देखे, ये बता दिया कि भैया वो कुछ तो है जो पास हो रहा है किससे? पेरेंट से प्रोजेनी में। अब प्रोजेनी बोलो या ऑफस्प्रिंग बोलो, मतलब अगली जनरेशन। तो अब मैं कभी भी अगर मैंने वर्ड प्रोजेनी वर्ड यूज किया या ऑफस्प्रिंग यूज किया, मतलब मैं किसको रेफर कर रही हूं? अगली जनरेशन को रेफर कर रही हूं, ठीक। ये हुआ पहला पॉइंट। तो सोचो, उस टाइम ये कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन? ग्रेगोर मेंडल। तो इन्होंने बिना किसी ये सारी टेक्नोलॉजी के, वो बेसिकली कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे फ्रॉम अ बैकग्राउंड, ठीक है। बट वो मंक भी थे, तो अपने मोनास्ट्री में रहते थे और वो क्या उगाते थे? मटर उगाते थे। बोलोगे मैम मटर उगाते थे, और नहीं तो क्या? उन्होंने एज अ सैंपल ऑर्गेनिज्म या सैंपल प्लांट जो स्टडी करने के लिए क्या लिया था? मटर लिया था। मटर मतलब गार्डन पी, हाँ वही मटर जो हम खाते हैं, है ना। नहीं तो बोलोगे मैम ये कहां से आ गया, ठीक है। तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। अब तुम सोचो, इनके पास ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ना ये सारे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट इनके सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि हाँ, कुछ मटर में कुछ कैरेक्टर है, जैसे इस मटर की हाइट ज्यादा है, मतलब मटर के पौधे की, ठीक है ना। तो बोलोगे मैम मटर, ठीक है, मटर के पौधे की क्या है? हाइट ज्यादा है। ये वाला जो पौधा है मटर का, उसकी हाइट कम है। तो उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए देखने। उन्होंने देखा कि एक मटर का पौधे की हाइट बहुत ज्यादा है, एक मटर के पौधे की हाइट बहुत कम है। वही उन्होंने देखा दूसरे मटर के पौधे में जो फ्लावर का कलर है वो कैसे आ रहा है? व्हाइट आ रहा है। वही दूसरे वाले मटर में फ्लावर का कलर कैसे आ रहा है? पर्पल आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि एक मटर में जो मटर के दाने हैं वो अच्छे से गोल गोल हैं, ऐसे यही देखे, इस छोटी छोटी चीजें देखी। दूसरे में उन्होंने देखा कि जो मटर के दाने वैसे गोल नहीं, ऐसे श्रिंक हुए, व्रिंकल्ड हैं, ठीक है। और यकीन मानो यही सारे टर्म्स तुमने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स में। फिर एक उन्होंने देखा कि एक मटर के पौधे में येलो कलर के मटर आ रहे, एक पौधे में ग्रीन कलर के मटर आ रहे। तो उन्होंने सिंपली उस मटर का गार्डन पी पाइसम सटाइवम का क्या किया? ये सारे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किया और नोट करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद उसके जो सीड्स ऑब्टेन हुए उसको लगाया, ग्रो करवाया और फिर वापस ऑब्जर्व किया। ऐसा उन्होंने बहुत सालों तक सारी चीजें की और ऑब्जर्व करने के बाद फाइनल कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला। अब वो एक्सपेरिमेंट खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। पर उन्होंने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि ऐसा कुछ तो है जो पेरेंट्स है, मतलब जो ये दो प्लांट लिए थे ना, ए प्लांट और बी प्लांट, जिसमें एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर थे। कैरेक्टर मतलब फीचर्स थे,
उनको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट करा था, मर्ज करवाया था, और मर्ज कराने के बाद जो नई ऑफस्प्रिंग आ रही उसमें तो एकदम ही अलग कैरेक्टर आ रहे हैं। अब बोलोगे मैम एकदम अलग, हो सकता है कि कुछ उसकी ऊपर वाली जनरेशन के कैरेक्टर आ रहे हो, कुछ मतलब एक पेरेंट की तरह कैरेक्टर आ रहा हो, कुछ एक पेरेंट की तरह कैरेक्टर आ रहा हो। तो ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, और ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने बोला ऐसा कुछ तो है जो पेरेंट से किस में जा रहा है, प्रोजेनी में जा रहा है, ठीक है, या ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो रहा है, और वो कुछ तो क्या है उसको उन्होंने बोला कि उसे हम फैक्टर बोलेंगे। उन्होंने उसको फैक्टर बोला था, बट आज हमको पता है वो कुछ तो क्या, कुछ तो कुछ फैक्टर नहीं, उसको हम जीन बोलते हैं। तो अगर तुमको याद होगा, किसी ने अगर तुमसे पूछा होगा बताओ जीन क्या है, तो तुम क्या बोलते हो, एक डीएनए पे वो पर्टिकुलर जगह जहां पे वो किसी का कोडिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है मतलब किसी चीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन का इन जनरल टर्म हम क्या बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो भैया बना दिया सबसे पहले ये डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जहां पे क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। अब बोलोगे मैम हम तो बायो पढ़ रहे हैं, ये कोडिंग कहां से आ गई, आ जाएगी थोड़ी देर में, पूरी कोडिंग ही आ जाएगी। देखो जरा, तो जीन क्या है, एक डीएनए का वो पोर्शन जो क्या कर रहा है, प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बनाने की क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हुआ क्लियर इतना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। तो बोलोगे मैम फिर बाकी पार्ट क्या कर रहे हैं, यही तो पढ़ाऊंगी कि बाकी पार्ट कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में कुछ पार्ट काम के होते हैं, कुछ पार्ट बकवास रहते हैं। बिल्कुल सही सुना, बकवास रहते हैं, वो सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। उस बकवास पास को भी कुछ पार्ट को भी कुछ बोलते हैं, काम के पार्ट को तो मैंने बता दिया जीन बोलते हैं। अभी उसका एक और नाम आएगा, वो धीरे धीरे हम करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट 1 क्लियर हुआ। चलो अब मैंने बोला कि दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कौन सा, डीएनए, और दूसरा कौन सा, आरएनए। भले आरएनए पहले आया था, बट आज जेनेटिक मटेरियल कौन बन गया है, डीएनए बन गया है। तो देखो जरा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। मतलब ये दो हैं, दो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आज हमको मिलते हैं। कौन कौन सा, एक डीएनए मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, आरएनए मिलेगा। क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है, या फिर मोस्ट मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल की तरह दिखता है। तो ये पॉइंट आ सकता है किसमें, रीजनिंग में। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, ये आएगा रीजनिंग में तुम्हारे 12th बोर्ड के 3 मार्कर क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है सब डिवीजन में कहीं मिले, या फिर सुन लो, इसको क्या मार्क करोगे, A/R। अब बोलोगे मैम ये A/ क्या है, असर्शन रीजन। तो जहां भी मैं किसी भी पोर्शन में ऐसे A/R मार्क करवाऊंगी ना, मतलब ये समझ जाना तुम्हारे 12th बोर्ड में A/R मतलब असर्शन रीजन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में भी असर्शन रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ही आज हमें क्यों मेजॉरिटी में, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में हमें जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए मिलता है, आरएनए क्यों नहीं मिलता। तो देखो आरएनए दो, It also act as a genetic material in some virus. एग्जाम्पल हमको पता ही है, कोरोना वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। देखो क्या लिखा है, भले कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए मिल रहा है तुमको जेनेटिक मटेरियल, बट आज मेजॉरिटी आरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैसेंजर की तरह। अब बोलोगे मैम मैसेंजर कौन सा, वो जो यहां से वहां मैसेज भेजता है, और नहीं तो क्या, एक्चुअल में हमारे सेल के अंदर भी ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो यहां से वहां मैसेज भेजती है और बोलती है भैया ऊपर से हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। मतलब है, अब सेल का हेडक्वार्टर कौन हो गया, न्यूक्लियस। तो हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि ये चीजें बननी है। तो ये जो मैसेज पास ऑन हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए ही बोलेंगे। तो यहां वही लिखा है कि कोई आरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। अब आरएनए मैसेंजर की तरह काम तो कर रहा है। अब देखो आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल, मतलब उसके साथ साथ कुछ एडिशनल रोल भी है। इट फंक्शन एज एडाप्टर, तो आरएनए एक एडाप्टर की तरह भी काम करेगा। स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल, मतलब मैसेंजर है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, एडाप्टर है, एंड एक स्ट्रक्चरल के यूनिट जैसा भी काम करेगा। मतलब 4 फंक्शंस हुए आरएनए के। तो बोलोगे मैम फिर डीएनए का क्या फंक्शन हुआ, डीएनए अब एक ही फंक्शन कर रहा है जिसका नाम क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और वो एक ही फंक्शन बहुत भारी है, क्यों, क्योंकि वो वही है जिसको मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। अब हमें पता है कि वो पर्टिकुलर जीन है, जीन के बारे में। अब बोलोगे मैम पर ये तो डीएनए हुआ, आप तो जीन बोल रहे हो।
जो डीएनए है, डीएनए के अंदर ही जीन होता है, ठीक है। इन जनरल हम ये बोलते हैं कि जो डीएनए वो हमारा जेनेटिक मटेरियल, और अगर मेरे को प्रीसाइज बोलना है तो उस डीएनए के अंदर अलग अलग जीन होते हैं जो पास ऑन होते हैं अगली जनरेशन में, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। पर ये जितना भी मैंने कुछ बोला ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 5 में, ठीक। चलो तो यहाँ आगे मूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले इतना क्लियर हुआ कि क्या है कि आज भले आरएनए पहले बना था पर अब जेनेटिक मटेरियल कौन बन गया, डीएनए बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मैंने एक लाइन अभी के लिए याद करने के लिए बोली कि डीएनए होता है ज्यादा स्टेबल। अभी के लिए इतना याद करो, आगे तो मैं बहुत सारे रीजंस देना शुरू करूंगी जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे, ठीक। अब बोलोगे मैम फिर आरएनए कहाँ गया? आरएनए मतलब अब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में, तो अब क्या करता है? तो वो 4 काम करता है। कौन कौन से 4 काम करता है? मैसेंजर जैसे, दूसरा एडाप्टर जैसे, तीसरा स्ट्रक्चरल जैसे, और चौथा कैटालिटिक मॉलिक्यूल जैसे। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। अब बोलोगे मैम ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। हाँ डेंजरस जरूर लग रहा है, पर अभी धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बोला डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो देखो जैसे ही मैं ये नाम ही बोल रही हूँ ना डीएनए, अब जैसे डीएनए आता है ना तुम्हारे दिमाग में ये ऐसा वाला कुछ ड्रॉ होता होगा, और वो जो तुम्हारे दिमाग में जो ड्रॉ हो रहा है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। पर अब यही हम बनाना सीखेंगे कि यहां तक हम पहुंचे कैसे। अच्छा सिंस मैं बोल रही हूँ चैप्टर का नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब मैम ये एक मॉलिक्यूल है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा बताओ मॉलिक्यूल किससे बनता है? तो बोलोगे मैम एटम से, इसमें क्या सोचना है इतना, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है, मतलब एक बहुत बड़ा यूनिट है, एक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये हुआ पॉलीमर। अब बताओ मुझे, तुम 11th में पढ़ चुके हो जैसे कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट है एक पॉलीमर, सीधा सा एग्जांपल सेलुलोज, ठीक है। ये क्या है? एक पॉलीमर है। या ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है, या स्टार्च एक पॉलीमर है। बताओ इसका मोनोमर क्या हुआ? अब मोनोमर मतलब जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, ये मोनोमर क्या हुआ? तो देखो जैसे पॉलीमर बना होता है छोटे छोटे यूनिट से मिलके, वैसे ही हमारा डीएनए क्या है? एक पॉलीमर, तो वो भी बना होगा एक छोटे छोटे यूनिट से मिलके। बिल्कुल सही। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो एक पॉलीमर है उसका मोनोमर होता है, मोनोमर बोल रही हूँ, उसका मोनोमर होता है शुगर्स। शुगर्स में मोर प्रीसाइज आ जाए अपन तो जैसे मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब एक ही यूनिट लगा हुआ है उसमें, ठीक है। कौन कौन सा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सिमिलरली प्रोटीन जैसा होता है पॉलीमर, तो प्रोटीन का मोनोमर कौन आएगा? अमाइनो एसिड। ये ऑलरेडी तुम सब पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम फैट्स के बारे में बात करें तो फैट्स होता है एक पॉलीमर, तो फैट्स का मोनोमर कौन आएगा? जल्दी बताओ। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसी तरीके से अगर डीएनए में बोल रही हूं कि एक है पॉलीमर, तो डीएनए का मोनोमर कौन हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड। अब बोलोगे मैम अभी तक तो आप डीएनए बोल रहे थे, आप न्यूक्लियोटाइड पे कैसे आ गए? समझो बात को। जैसे अब मैं तुम्हारे 11 का एग्जांपल ले रही हूं। मैंने बोला कि एक सेलुलोज की लंबी चेन है, ठीक है। किससे बना है? ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। तो बोलोगे मैम ग्लूकोज से मिलके बना है। क्या एक ही ग्लूकोज है उसमें? नहीं, बहुत सारे, लंबी चेन है ग्लूकोज की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ग्लूकोज मतलब शुगर्स मतलब सैकराइड्स, करेक्ट। एक शुगर आया तो उसको मैं क्या बोलूंगी? तो बोलोगे मैम बायो में तो मोनो बोलते हैं, तो मोनो सैकराइड, ठीक है। अगर 2 शुगर लेके आई तो मैं क्या बोलूंगी? तो बोलोगे मैम 2 को डाई बोलते हैं, तो डाई सैकराइड, बिल्कुल सही। 3 लेके आ गई तो ट्राई सैकराइड, 4 लेके आ गई तो टेट्रा सैकराइड। अच्छा अब ऐसे में लंबी चेन लेके आ रही हूं, 10 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो अब इसको क्या बोलूंगी? ओलिगोसैकेराइड। ये सब कुछ हमें 11th में पढ़ चुके हैं, फिर से एक रिवाइज करा रही हूं क्योंकि इसका बेस बनना है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड। अब बताओ कि मैं बोल रही हूं कि ओलिगोसैकेराइड तो है, मतलब 10 सब यूनिट से लेके 50 के अंदर, मतलब 10 और 50 के बीच में। अब मैं बोल रही हूं मैं एक लंबी चेन लेके आई हूं जहां पे ये जो एक यूनिट है ये 15 काउंट के ऊपर है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो बोलोगे मैम इसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। अच्छा तो पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर एक छोटी सी यूनिट ही हुई ना। तो बताओ मुझे ये क्या लिखा है मैंने? पॉलीमर। तो देखो बायो में मर का मतलब है यूनिट और पॉली का मतलब है बहुत सारी यूनिट। जब बहुत सारी यूनिट एक साथ आती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या हुआ तुम्हारा? डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
अब मैं बोल रही हूं ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, तो छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, मोनो का क्या मतलब होता है, एक, और मर का मतलब यूनिट। वापस ये जो डीएनए का मोनोमर है वो कौन है, तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से बना है। बोलोगे मैम ऐसा कैसा मोनोमर है जो खुद भी 3 यूनिट से मिलके बना है, भैया ये तो ऐसे ही है। अब देखो, अब बोलोगे मैम पर फिर ये भी तो एक टाइप का पॉलीमर ही हुआ ना। हाँ बोल सकते हैं पॉलीमर, पर याद रखो हम पॉलीमर वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई सिमिलर टाइप का यूनिट बार बार लगाया जाए। अब देखो न्यूक्लियोटाइड बना है फर्दर 3 चीजों से, पर 3 चीजें अलग अलग है। कौन कौन सी वो 3 चीजें अलग अलग है, एक को बोलते हैं हम राइबोस शुगर, क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर। दूसरे को हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान रखना ये फॉस्फेट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी वाले में, उसमें ये फॉस्फेट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। या फिर जब हम डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे उसमें इस फॉस्फेट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा इसका ध्यान से इसका सिंबल देख लेना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा तीसरी चीज होती है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब बोलोगे मैम इतना आ गया समझ में कि पॉलीमर हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो छोटे छोटे सब यूनिट से बना है, जिसको हम मोनोमर भी बोल सकते हैं। मोनोमर डीएनए का होता है न्यूक्लियोटाइड, मैं यहाँ डीएनए लिख देती हूँ, ठीक है। तो डीएनए का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं राइबोस शुगर, एक को बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और एक को बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल सही सुना। अब देखो, अब मैं बोल रही हूं राइबोस शुगर जो है जनरली 2 टाइप की होती है। कैसी, एक को बोलते हैं हेक्सोस, एक को बोलते हैं पेंटोस। हेक्सोस का मतलब होता है जिसमें 6 कार्बन हो, और जिसमें आता है तुम्हारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। और पेंटोस जिसमें क्या हो, 5 कार्बन हो। तो यहाँ पे राइबोस नहीं बोल सकते, शुगर हमारी 2 टाइप की होती है, हेक्सोस और पेंटोस। तो उसमें जो हमारी पेंटोस शुगर है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, राइबोस शुगर। उसका एग्जाम्पल है राइबोस शुगर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अपन को याद रखना है कि जो शुगर्स है, वैसे तो हम बहुत सारे तरीके से इसका डिवीजन पढ़ सकते हैं, पर शुगर को अगर मैं सिर्फ कार्बन नंबर के काउंट के ऊपर पे देखूं तो मतलब एक साइकिल, एक जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जैसे तुमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कुछ इस तरीके सा, ठीक है। वापस बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा ग्लूकोज का। बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है, उसमें हम फॉर्मूला ही बोलते हैं C6H12O6। हाँ बिल्कुल सही, हम फॉर्मूला बोलते हैं C6H12O6। तो उसका यहाँ पे तो सिर्फ 5 कार्बन दिख रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5। छठवा कहाँ गया, अरे छठवा इसके ऊपर रहता है, ठीक है, CH2OH, ठीक है। तो ये जो है, ये C जो है वो क्या है, 6 कार्बन है। तो याद रखना एक रिंग शेप में हम क्या काउंट करते हैं, ये नंबर्स काउंट करते हैं। तो जैसे ये हुआ 5 और ये हुआ 6, तो ये कैसी शुगर हो गई, जिसमें 6 कार्बन है उसको हम बोलेंगे हेक्सोस शुगर, ठीक है। ऐसे ही जिसमें 5 कार्बन है, ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये हुआ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और 5वां कहाँ गया, इसी 4 की चेन पे लगा हुआ है, तो ये हुआ कार्बन नंबर 5। तो जिसमें जिस शुगर में 5 कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर। और राइबोस किसका एग्जाम्पल है, एक पेंटोस शुगर का। तो हमें याद रखना है शुगर 2 तरीके की होती है। वापस बहुत सारे डिविजन्स है, तुमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इन डिटेल, किस किस टाइप की, हेक्सोस शुगर, पेंटोस शुगर। हेक्सोस जिसमें है 6 कार्बन, जिसमें कौन आता है, तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है। पर हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पेंटोस शुगर पढ़नी है, जिसमें जिसका एग्जाम्पल कौन है, एक राइबोस शुगर, जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, कुछ इस तरीके से। ये अभी मैंने रफ डायग्राम बनाया सिर्फ तुमको बताने के लिए कि कार्बन कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये हुआ 5, ठीक है। अभी और इन डिटेल स्ट्रक्चर लेके आऊंगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा कौन सा ग्रुप आता है, फॉस्फेट ग्रुप आता है। तो बोलोगे मैम ये तो एक नेगेटिव रेडिकल हुआ, और नहीं तो क्या, नेगेटिव रेडिकल है। तो अगर मैं कुछ बोल रही हूं कि एक नेगेटिव रेडिकल है, तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं तो वो कैसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पढ़ा है,
तो ये भी क्या है, एक जरा ध्यान से देखो, फॉस्फोरस, फॉस्फेट और ऑक्सीजन, ये भी एक नॉन मेटल है, नेगेटिव रेडिकल है, ठीक है। और साथ में जो लोग जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं साथ में कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मतलब यहां से तुम एक कंक्लूजन बनाओगे, क्या है वो, तो कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है कैसे नेचर के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए। तो सीधा सा लॉजिक गया कि अगर ये एसिडिक हुआ इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एसिडिक हुआ, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एसिडिक हुआ तो तुम्हारा डीएनए भी एसिडिक हुआ, और नहीं तो क्या, जल्दी डीएनए का फुल फॉर्म बोलो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब आई बात समझ में, ये आएगा रीजनिंग का क्वेश्चन 1 मार्क का कि बताओ डीएनए के एसिडिक नेचर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो तुम लिखोगे डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बना है राइबोस फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस से, जो उसका फॉस्फेट है वो एक नेगेटिव रेडिकल है, और नेगेटिव रेडिकल क्या होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। अब भले ही आंसर केमिस्ट्री का है पर ये आंसर यही और यही लिख के आना पड़ेगा तुमको, ठीक। और ये बहुत काम का है, इसको याद रखना, क्योंकि जब मैं तुम्हें डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाऊंगी तो वापस यही पॉइंट लेके आऊंगी कि बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के नेगेटिव नेचर के लिए, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो बोलोगे मैम नेगेटिव है तो बट ऑब्वियस पॉजिटिव ऐड करेंगे, और नहीं तो क्या। देखो तुमको ऑलरेडी आता है, बेस तो तुमको खुद आता है, थोड़ा वेट करो, ठीक है। अब मूव करते हैं कौन से, थर्ड पार्ट पे। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, राइबोस शुगर जिसमें 5 कार्बन होते, तो वो कैसी, एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप जो है एक नेगेटिव रेडिकल, तो नेगेटिव रेडिकल होता है एसिडिक इन नेचर ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, और तीसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो बोलोगे मैम इतना तो समझ में आ गया। अब देखो मैं बोल रही हूं जो नाइट्रोजनस बेस है ना वो खुद और 2 तरीके से डिवाइडेड है। तो एक होता है नाइट्रोजनस बेस में, एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और एक को क्या बोलते हैं, पाइरिमिडिन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे प्यूरिन्स और एक को बोलेंगे पाइरिमिडिन। कुछ लोग पाइरिमिडिन बोलते हैं, कुछ लोग पिरिमिडिन बोलते हैं, दोनों ठीक है, ठीक। अब बोलोगे मैम क्या अब इसके अंदर भी डिवाइड करने वाले हो, और नहीं तो क्या, रुक तो जाओ, अभी वो एक जो डायग्राम दिख रहा है ना वही समझाने के लिए थोड़ा बेस लेके आ रही हूं। तो देखो जरा, जो डीएनए है एक पॉलीमर है, पॉलीमर बना होता है मोनोमर से, मोनोमर का एग्जांपल हुआ मतलब जो यूनिट है सब यूनिट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनी होती है फर्दर 3 चीजों से, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस खुद बना होता है 2 चीजों से, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। या बना नहीं हो सकता, हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस को हम और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। अब याद रखना जितने भी प्यूरिन के स्ट्रक्चर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डबल रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं, डबल कार्बन रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और पाइरिमिडिन सिंगल कार्बन रिंग शेप स्ट्रक्चर होते हैं। अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि बताओ उस नाइट्रोजनस बेस का नाम बताओ विद एग्जांपल जो है स्ट्रक्चर वाइज डबल रिंग शेप स्ट्रक्चर में। तो आंसर क्या लिखोगे, प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स का फर्दर एग्जांपल या आंसर क्या है, एक हुआ ए स्टैंड फॉर एडेनाइन और दूसरा हुआ जी हुआ जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक मेरे को मेरे सर ने बताई थी, मैं वही तुमको पास ऑन करूंगी। तो तुमने गाना सुना होगा, ये पुराना गाना है, कौन सा गाना है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। अब बोलोगे मैम आगे का तो हमको आता है, हम गा के दिखा देंगे, पूरा नहीं सुनना, सिर्फ ए जी ओ जी ही काम का है। तो उसमें हम बोल रहे ए जी, तो ए जी मतलब ए जी, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन क्या है, ए जी पी लो, कुछ तो पी लो, जैसे मम्मी बोलती होंगी ना कि ए जी खाना खा लो, ए जी नहा लो, ए जी जो भी है, ए जी ये कर लो वो कर लो ये कर लो, ठीक है, मम्मी लोग यूज करती हैं। तो वैसे ही ए जी पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, पानी पी लो, कुछ भी हुआ, तो ए जी पियो। तो देखो ए क्या हुआ, एडेनिन, जी क्या हुआ, ग्वानिन, और पियो, पियो मतलब पियो मत याद करना, पियो मतलब प्यूरिन, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्यूरिन्स में कौन आता है, पाइरिमिडिन्स में कौन आता है। तो ए जी क्या है, एक प्यूरिन है। प्यूरिन क्या होता है, एक डबल कार्बन की रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ए स्टैंड फॉर एडेनिन, जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, ठीक। अब दूसरा कौन सी कैटेगरी मैंने बोला, पाइरिमिडिन्स। तो पाइरिमिडिन्स कैसी होती है, सिंगल कार्बन
शेप स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा डबल नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल रहेगा, ठीक है। चलो कुछ इस तरीके से। अब पायरिमिडिन्स में मैम बोलोगे कौन आता है, मैं बता रही हूं ना, तो आता है तुम्हारा टी, सी और यू। तो कौन आएगा, तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी, वापस देखो, एक है टी, फिर है सी और कौन सा है यू। अब बोलोगे मैम यू, यहां एक एक्सेप्शन है, भले मैं ये डीएनए पढ़ा रही हूं पर डीएनए में होता है टी, मतलब पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में क्या होता है, टी होता है। आरएनए में टी की जगह पे होता है यू, यू मतलब यूरासिल, टी मतलब थायामीन, सी मतलब साइटोसिन। अब बोलोगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ, ये आ गए। अब देखो एक एक करके एक एक चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल का है। वापस जेनेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, आरएनए और डीएनए। तो ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा डीएनए, ये क्या है तुम्हारा आरएनए, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बोलोगे मैम तो क्या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है? नहीं, ये ऑलरेडी तुम 11th में पढ़ चुके हो, जब तुमने क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा, जब तुमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ा होगा कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो ये डायग्राम देके एक जनरल कंक्लूजन तुम लोग बना लेते हो कि डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। गलत गलत गलत, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड में भी मिल सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी। पर मैं बोल रही हूं इसको क्लीनली ऑब्जर्व करो और जरा मेरे को डिफरेंस बताओ। तो बोलोगे मैम अगर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड को हटा दे क्योंकि वो डिफरेंस ही नहीं है, तो अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जो डीएनए वो क्या है, एक पॉलीमर है। और डीएनए या आरएनए दोनों क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका बना हुआ है, एक मोनोमर का बना है। मोनोमर का नाम क्या था, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फिर फर्दर किसका बना हुआ है, तीन चीजों का। एक को बोला था मैंने फॉस्फेट ग्रुप, एक को बोला था शुगर। बोलोगे वो तो उन दोनों में से तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तीसरा तो दिख रहा है। तीसरा कौन सा है तुम्हारा, नाइट्रोजनस बेस। तो मैंने बोला था नाइट्रोजनस बेस फिर से दो में डिवाइड कर सकते हो, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। तो देखो जरा, प्यूरिन्स को मैंने क्या बोला था, जिसमें दो कार्बन की रिंग स्ट्रक्चर हो। तो अगर दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक कार्बन की रिंग की स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या हुई, पायरिमिडिन हुई। ये दो कार्बन की, ये दो कार्बन की, जरा इसके ऊपर नाम देखो क्या लिखा है, ग्वानीन। इसके ऊपर नाम देखो क्या लिखा है, एडेनिन। और यहां पे तो क्या है, यूरासिल। मैंने तब भी बताया था कि डीएनए में होता है थायमीन और आरएनए में थायमीन की जगह पे होता है यूरासिल। ये हुआ एक मेजर डिफरेंस। दूसरा, अब दूसरा तो और तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देख रहा है तुमको कि ये है नाइट्रोजनस बेस, सी सिंगल रिंग हुआ क्या तुम्हारा, पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में कौन आता है, साइटोसिन। और कौन आता है, थायमीन। और कौन आता है, यूरासिल। बट डीएनए में साइटोसिन होता है और थायमीन होता है। और तुम्हारे आरएनए में टी की जगह पे क्या होता है, यू मतलब यूरासिल। बाकी जो ये डबल कार्बन की रिंग शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम प्यूरिन बोलते हैं, जिसको हमने गाने के तरीके से याद किया, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेनिन और ग्वानीन। हुआ क्या इतना क्लियर? तो बोलोगे मैम बेस बेस तो समझ में आ गया। अब बोलोगे एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ गया कि ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, बस अभी उतना ही याद रखो। आगे जाके मैं बताऊंगी नाइट्रोजनस, जो ये जो टर्म लिखा है ना बेस पेयर, घबराओ मत, ये अजीब अजीब सा लग रहा है, पर ये जो टर्म दिख रहा है बेस पेयर, ये अभी आएगा समझ में कि क्या है वो बेस पेयर। ये तो मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूं। फिर देखो यहां पे क्या लिखा है, हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट। बोला था कि शुगर का बना है, किस टाइप की शुगर का, पेंटो शुगर का। और प्रीसाइजली कौन सी शुगर है, राइबो शुगर। तो ये शुगर वही लिखा हुआ है। फिर क्या मैंने बोला था, फॉस्फेट ग्रुप का है। तो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके मैं स्ट्रक्चर दिखाते चलूंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। तो देखो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले, मतलब ये तो अभी भी इंट्रोडक्शन ही था। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो भैया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ लो, मतलब वो जो स्ट्रक्चर बनाते हो ना ये वाला, ये हम बना के दिखाएंगे। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है कैसा, ठीक है। फिर किसने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं, उसके हम अलग सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डीएनए से बनता है तुम्हारा आरएनए, तो पर पहले हम डीएनए से डीएनए बनाना सीखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अभी मैं इतना इन डिटेल नहीं बता रही हूं क्योंकि हर एक
टॉपिक का सब टॉपिक है, मतलब हर एक का वीडियो है अलग अलग, वहां पे तो तुम्हें पढ़ना ही है। बस इतना याद रख लो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मतलब डीएनए बना कैसे, फिर तुम पढ़ोगे कि डीएनए फोल्ड कैसे हुआ, फिर किसने बताया कि एक्चुअली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, फिर हम डीएनए से डीएनए बनाना सीखेंगे, कहां पे, कौन से टॉपिक के अंदर में, रेप्लिकेशन में। अब बोलोगे मैम डीएनए से डीएनए बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों, जब सेल डिवाइड कर रहा है तो वो अगर हर चीज अपनी डबल डबल कर रहा है तो जेनेटिक मटेरियल भी तो डबल करेगा, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, डीएनए का डबलिंग मतलब क्या, रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर डीएनए बनता है आरएनए में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए बनता है तुम्हारा प्रोटीन में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बीच में आएगा तुम्हारा जेनेटिक कोड। मैंने बोला था ना मैं तुमको इस चैप्टर के एंड तक कोडिंग सिखा दूंगी। अब कोडिंग वो तुम्हारी लैंग्वेज वाली कोडिंग नहीं रहेगी, नहीं तो बोलोगे बस मैम अब तो हम कोडर भी बन गए। नहीं, कोडर बनोगे पर बायोलॉजी के कोडर बनोगे, ठीक है। तो देखो, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब बोलोगे मैम पर ये इतना क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ गई, तो सुनो जरा इस बात को, समझो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सपोज करो चलो हेयर का एग्जांपल ले लेती हूँ। बोलोगे मैम आपको बाल बड़े पसंद है, नहीं मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज करो यहाँ के जो बाल है, जो हमारे स्कैल्प के बाल है, वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। ये बताओ कौन से प्रोटीन से बने हमारे बाल, अब ये तुमको पता है, अच्छा नहीं याद आ रहा तो बताओ मुझे जल्दी, कौन सी चीज का ऐड आता रहता है कि ये ट्रीटमेंट करा लो तो बाल शाइनी स्मूथ हो जाएंगे, तो बोलोगे मैम केराटिन ट्रीटमेंट, और नहीं तो क्या, तो हमारे बाल कौन से प्रोटीन से बने, केराटिन प्रोटीन से। तो अगर प्रोटीन बनाना है हमारे बालों में, स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारे बालों को, मतलब सेल को कौन सा प्रोटीन बनाना पड़ेगा, केराटिन प्रोटीन, ठीक। अब बताओ केराटिन प्रोटीन बनता पहले किससे है, तो वो बनता है एक आरएनए से, ठीक है। तो वो जो आरएनए बनाएंगे हम कौन सी स्टेप में बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में बनाएंगे। फिर बोलोगे मैम पर आरएनए किससे बनेगा, आरएनए बनेगा वही हमारे जेनेटिक मटेरियल से, जिसका नाम क्या है, डीएनए। तो समझो बात को, सपोज करो ये एक सेल है, अभी सिर्फ सपोज करो, ठीक है, बाद में तो मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगी। तो सपोज करो ये सेल है, सेल का है न्यूक्लियस, बाहर से सिग्नल आया कि अरे इस इंसान का हेयर ग्रो करवाना है, ठीक है, मतलब और लेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इस सेल ने बोला उसके लिए केराटिन प्रोटीन बनाना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन गई कहां पे, न्यूक्लियस के पास, क्योंकि वो हमारे जैसे हमारे बॉडी का बॉस हमारे ब्रेन है, वैसे सेल का बॉस कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस ने बोला अच्छा लगता है केराटिन प्रोटीन बनाना पड़ेगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन लिखी कहां है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल कहां है, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो उसने उसको खोल के देखा, अच्छा यहां पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसको जब फॉर्मूला चेंज हुआ और वो फॉर्मूला भेजा, फॉर्मूला बना किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में, ठीक है। आरएनए वापस तुम आगे जाके पढ़ोगे, 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, पर स्पेसिफिकली अब मैं बात कर रही हूं यहां पे कौन सा, एमआरएनए की, जो होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो डीएनए ने बोला एक काम करो, ये लिख लो, इंफॉर्मेशन लिख लो और ले जाओ बाहर। बाहर मतलब क्या, न्यूक्लियस के बाहर। देखो इससे तुम्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसी इंफॉर्मेशन से याद रहेगी। तो एमआरएनए गया बाहर, बाहर कहां आया, साइटोप्लाज्म में। अब एमआरएनए बोला और बाकी का आरआरएनए और टीआरएनए ने तीनों मिलके काम करते हैं, याद रखना, ठीक है। और आरएनए तीनों ने मिलके बोला चलो क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन बन गया, लो तुम्हारा केराटिन प्रोटीन बन गया, निकल गया वो सेल के बाहर, जहां भी चाहिए था उस सेल को, ठीक है, या जहां से भी इंफॉर्मेशन डिमांड हुई थी बॉडी में। चलो तो ये बात हुई क्लियर। अब बोलोगे मैम ये क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज प्रोटीन की बनी है। फिर वो तुम भले बाल ले लो, आंखों में जो तुम देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, जो सेल्स देख रहे हैं वहां भी प्रोटीन है। अरे तुम मसल्स में काम कर रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर। फाइबर के अंदर जाके स्ट्रक्चर देखोगे 11th वाली बुक में ओपन करके, वहां भी प्रोटीन है हर जगह। हमारी, हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन। तो हर जगह प्रोटीन है। टाइम टू टाइम प्रोटीन को, पुराना प्रोटीन जो खत्म हो रहा है या डैमेज हो गया उसको हटा के नया प्रोटीन ऐड करना पड़ता है। तो ये काम कौन करेगा, सेल करेगा। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये रही प्रोसेस, ट्रांसलेशन। पर ट्रांसलेशन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आरएनए की जरूरत होती है। तीनों टाइप के आरएनए की जरूरत होती है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो इसको मैंने जनरल बोल दिया आरएनए। तो आरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में। किसकी मदद से बनेगा, डीएनए की मदद से बनेगा। उसको क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन। आई कहानी समझ में। तो सोचो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं ना तब तक
हो भी गया है हमारे सेल के अंदर बहुत बार, क्योंकि क्या पता कौन से प्रोटीन की कब डिमांड हो रही। अब वो हमको थोड़ी ना बता रहे कि ये डिमांड है, वो तो सेल को बता रहे हैं और सेल कंटिन्यूअसली एक्यूरेसी के साथ बनाता चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखो ये भी वही डीएनए, जैसे डीएनए आता है ये तो दिमाग में यही आ जाता है ना। क्या बोला था मैंने, किसका बना है, शुगर का बना है। ठीक है, और क्या बोला था, फॉस्फेट का बना है। तो देखो क्या लिखा है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये अब बोलोगे मैम बैकबोन कहां से आ गई, थोड़ा रुक जाओ, बताऊंगी कि ये बैकबोन बनी किस फॉर्म में। तो शुगर और फॉस्फेट, और फिर किस चीज का बना है, नाइट्रोजनस बेस। क्या लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में कौन आता है, ए जी। तो देखो ए और जी क्या हुआ तुम्हारा, प्यूरिन्स। बाकी कौन बच गया, टी और सी, क्या बन गया, पायरिमिडिन्स। बोलोगे मैम यूरासिल क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम, डीएनए। यूरासिल आएगा क्या, नहीं आएगा, वो कहां आएगा, आरएनए में आएगा। तो दिख रहा है तुमको। अच्छा अब बोलोगे मैम ये शुगर फॉस्फेट तो समझ में आ गया, बेस पेयर नहीं समझ में आया, थोड़ा रुक जाओ, अभी हम यही स्ट्रक्चर में बनाना तुम्हें सिखाऊंगी। एंड में इस लेक्चर के एंड तक तुम खुद अपना एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, मतलब यूजिंग अ मोनोमर। इनफैक्ट हम मोनोमर का भी फॉर्मेशन सीखेंगे कि मोनोमर कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो अब अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। बोला ही था क्या है, डीएनए पॉलीमर है, मोनोमर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और स्पेसिफिकली कैसा न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबो। अब मैं ये डीऑक्सीराइबो का मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, अब बोलोगे मैम इसका मतलब क्या है, तो समझो बात को वापस। तुम्हारे ये बताओ, न्यूक्लियोटाइड मैंने थोड़ी देर पहले बताया कितने चीजों का मिलकर बना है, 3 चीजों का। कौन कौन सा, सबसे पहले क्या है, शुगर। कौन सी शुगर, राइबोस शुगर। तो देखो हम एक बार डायग्राम ही देख लेते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रही तुम्हारी कौन सी, राइबोस शुगर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था शुगर 2 टाइप की होती है, हेक्सोस, पेंटोस। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो ये कैसी शुगर हुई, पेंटोस शुगर है। चलो गिनते हैं, कार्बन नंबर 1। अब बोलोगे ये तुम ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। अब बोलोगे मैम यहाँ केमिस्ट्री कहां से शुरू हो गई, बायो पढ़ रहे थे। वापस बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ एक साथ ही होता है, इंटीग्रेटेड होता है। अलग अलग करके पढ़ोगे तो हमेशा कोई एक सब्जेक्ट बेकार लगेगा। मिलके पढ़ो, थोड़ा लॉजिक बना के चलो तो सारी चीजें समझ में आएगा, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो ये रहा क्या, शुगर, न्यूक्लियोटाइड का पहला वाला यूनिट। ठीक है, ये क्या है, एक कार्बन है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 कहां गया, ये रहा यहां पे। ठीक, अब बोलोगे मैम ठीक है राइबोस तो समझ में आ गया। मैंने बोला था डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बोलो। डीएनए को क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सी। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और उसके सामने हमने क्या लगाया, डीऑक्सी। तो डी मतलब नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। किसमें, एक राइबोस शुगर में। अब देखो सामने ये जो तुम्हें दिख रहा है नंबर 2, तो 2 मतलब क्या बताता है, कार्बन की पोजीशन। चलो देखो यहाँ पे, ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2। तो बोलोगे मैम यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये बोलना चाह रहे हो, और नहीं तो क्या, यही तो बोलना चाह रही हो। अब बोलोगे मैम सबसे पहले ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो 11th में, जहां हम कुछ नहीं लगाते वहां क्या होता है, हाइड्रोजन है। तो एक जेन्युइन डाउट आ जाएगा, मैम यहां तो OH लगाए, यहां क्या लगाए, यहां लगाए H, H, H। हुआ क्लियर। तो यहां पे यहां भी यहां कुछ नहीं लगा है, वहां क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या लिखा है, OH। ये O है, ये सेकेंड पोजीशन है। तो सेकेंड वाले, ये मतलब ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये भी समझो। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जहां पे सेकेंड वाली पोजीशन पे क्या होना चाहिए, OH। देखो फर्स्ट वाले पे भी एक जगह OH मतलब अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ऑल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वापस केमिस्ट्री में ही जा रही हूं, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है, ये तो CH2OH है, एट द एंड ये भी ऑल ही है। ठीक है, बट एक ऐसी शुगर जिसके सेकेंड वाली पोजीशन में OH अल्कोहल ग्रुप नहीं है, सिर्फ सिंपल H है, तो उसको हमने क्या बोला, मतलब राइबोस। याद करो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन में, या तुमने सुना भी होगा, मैंने बताया भी था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि आरएनए पहले आया था। पहले वो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, बट बाद में आरएनए को रिप्लेस किसने कर दिया, डीएनए ने। पर फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। अब ये एक रीजन है कि आरएनए को डीएनए ने क्यों
क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि डीएनए का नाम ही क्या है? डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस तो भैया वही है, पर जो डीऑक्सी, डी का मतलब नहीं है, क्या नहीं है? ऑक्सीजन। कौन सी जगह पे? सेकेंड वाली जगह पे नहीं है। अब बोलोगे मैम ये कैसे डिफरेंस हुआ? मतलब आपने बता दिया कि स्ट्रक्चरली इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नहीं है, पर ये कैसे बता रहा है कि इसीलिए डीऑक्सी ने राइबोस को, मतलब डीऑक्सीराइबोस ने डीएनए ने आरएनए को रिप्लेस कर दिया? देखो, तुमने पढ़ा होगा जहां भी ऑक्सीजन होता है वो चीज कैसी हो जाती है, नेचर में कैसी होती है? ऑक्सीडाइजिंग। तो कोई चीज अगर ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में, मतलब वो क्या हुई? रिएक्टिव। और हमें जेनेटिक मटेरियल कैसा चाहिए? अनरिएक्टिव इन नेचर। तो यहां पे है ऑक्सीजन, मतलब ये हर चीज के साथ मुंह उठा के बोलेगा चलो मैं रिएक्ट करता हूं, मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं, मैं निकल जाऊंगा किसी और के साथ बॉन्ड बना लूंगा। तो ये क्या हुआ? रिएक्टिव। पर वही यहां पे बोलोगे मैम यहां तो नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉन रिएक्टिव। अब बोलोगे मैम एक ऑक्सीजन से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अभी मैं बताती हूं। तो सबसे पहले जैसे अपन न्यूक्लियोटाइड बना रहे, तो चलो सबसे पहले मैं न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट ही बना रहे। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तीन चीज से। तो पहले हमने कौन से स्टार्ट की? राइबोस शुगर। ध्यान से देखो, ये बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं क्या बना रही हूं? राइबोस शुगर। यहां पे अभी के लिए मैं OH लगा रही हूं। याद रखो, अब बोलोगे मैम एक जगह ओ नहीं, उससे कैसे स्टेबल हो गया? ये आंसर तुम्हें तब मिलेगा जब मैं पूरा न्यूक्लियोटाइड का यूनिट और दो न्यूक्लियोटाइड को एक साथ कंबाइन कर दूंगी तब, ठीक है? अभी ये याद रखना है, जहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है? रिएक्टिव होना। बस ये एक लाइन याद रखनी है। चलो, ये हुआ पहला कार्बन, यहां बनाया मैंने H। सिंस ये डीऑक्सी है तो यहां भी H, यहां भी H, ये हुआ दूसरा कार्बन, ये हुआ मेरा कार्बन नंबर 3। यहां पे क्या लिखेंगे? H और यहां लिखेंगे OH। अब यहां आया तुम्हारा H और यहां आया CH2, मैं इस तरफ लिख रही हूं, ठीक है? OH, और ये रहा तुम्हारा कार्बन नंबर 5, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये मैंने सिर्फ क्या बनाया? एक पेंटो शुगर। मोर स्पेसिफिकली कौन सी शुगर? राइबोस शुगर। मोर स्पेसिफिकली किसकी राइबोस शुगर? एक डीएनए की। कैसे पता चला? सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन इल्ले नहीं है। हुआ क्लियर? तो देखो, ये था मेजर डिफरेंस। अब चलो आगे एक एक करके लाइन पढ़ते, फिर तो मैं तुमको पूरा ही न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? तो देखो, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड। तो मैं ये समझ में आ गया कि डीऑक्सीराइबो क्यों बोला। अब अगर याद होगा, सिंस वो वर्ड न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड हम क्या बोलते हैं कि तीन चीजों से मिलके बना है। कौन कौन से तीन चीजें मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बता दिया मैम, एक पेंटो शुगर, लिख दिया शुगर। मोर स्पेसिफिकली कैसी? राइबोस शुगर, ठीक है? अगर ये डीएनए है तो कैसा रहेगा? एक डीऑक्सीराइबो रहेगी, याद रखना है, ठीक है? ये लाइन याद रखना है। और अगर आरएनए होगा तो राइबोस। मतलब मैम आप बोल रहे हो डीएनए और आरएनए ऑलमोस्ट सेम चलता है, और नहीं तो क्या, सिर्फ दो चीजों का अंतर होता है। एक तो राइबोस में अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सी होगा, नहीं तो अगर सिर्फ राइबोस लिखा है तो वो नॉर्मल, अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहेगा। दूसरा मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, मैं एनबी लिख रही हूं नाइट्रोजनस बेस के लिए, दो होते। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडिन। देखो जरा यहाँ पे, तो अगर मैं देखो इस डायग्राम में, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, करेक्ट? तो मैंने बोला था कि जो दो रिंग के स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? प्यूरिन। याद कैसे रखने के लिए बोला था? AG लिखा है यहाँ पे, AG दिख रहा है तुमको? अच्छा, बोलोगे मैम नाइट्रोजनस बेस क्यों है? यहां देखो, इसके साइकिल में यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन की जो चेन है उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट घुसा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। सिमिलरली ग्वानिन में देखो, या तो पूरा अमीनो ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, NH2, ठीक है? फिर NH, N आई क्लियर? अब अगर सिंस ये मैं क्या पढ़ा रही हूं तुमको? डीएनए पढ़ा रही हूं, ठीक है? इसलिए उसकी जो पायरिमिडिन है, वहां पे पायरिमिडिन मतलब सिंगल कार्बन शेप स्ट्रक्चर, तो वहां क्या है? थायमीन और साइटोसिन। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आ सकता है तुम्हें ड्रॉ करने के लिए, अगर एग्जाम का लेवल टफ करना है तो। नहीं तो क्या होगा कि इसी को वो दे देंगे, एग्जाम में दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? सिर्फ स्ट्रक्चर पहचानने के लिए आया तो मैक्सिमम 2 मार्क्स, पर 1 मार्क रहेगा वो स्ट्रक्चर पहचानने के लिए, और 1 मार्क कुछ और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन फिट रहेगा उसके साथ, ठीक है? अच्छा, वापस आती हूँ टॉपिक पे। तो सिंस तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करती हूँ, तो देखो जरा। तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, कौन आता है? AG, तो एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, कौन आता है उसमें? साइटोसिन थायामीन। सिंस
सिंस ये डीएनए है इसलिए यहाँ थायामीन है, नहीं तो कौन होता, यूरासिल होता। देखो जरा पीछे थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ये देखो ये यूरासिल है, थायामीन की जगह कौन है, यूरासिल है। हुआ क्लियर? तो बोलोगे मैम अब ये नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ेगा, तो चलो दिखाती हूं। तो नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ेगा, मैंने बोला था कि अगर किसी भी शुगर में ऑक्सीजन होता है तो वो क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। करेक्ट, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो अब बताओ मैं अपना नाइट्रोजनस बेस कहां जोड़ूंगी, पहली वाली पोजीशन में, इस जगह पे, यहां पे जुड़ेगा मेरा क्या, नाइट्रोजनस बेस। हुआ क्लियर? अब बोलोगे मैम नाइट्रोजनस बेस कैसे जुड़ेगा, चलो देखते हैं। वापस आते हैं एक नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर पे। तो अगर तुमको यहां ध्यान से देख रहे हैं, सपोज करो एडेनिन जोड़ रहे हैं, ठीक है, डबल रिंग शेप स्ट्रक्चर है, मैं भी सिर्फ रफ बनाने वाले ताकि तुम्हें आइडिया रहे। दो रिंग के यहां पे क्या है, देखो हर जगह H है, ठीक है, इस जगह H है, यहाँ NH2 है, मतलब कोने में जो हमारा रिंग है नाइट्रोजनस बेस के, दोनों रिंग के किसी ना किसी एंड में क्या है, H है। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बना रही हूं, एक रफ आइडिया तुमको देने के लिए ड्रॉ कर रही हूं। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगा नहीं ड्रॉ करने, पर पता होना चाहिए बना कैसे है। तो चलो यहां पे मैंने ये दो रिंग वाला स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या, एडेनिन। यहां का मैं सिर्फ N और H ले रही हूं तुम्हें समझाने के लिए, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं। बाकी ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये NH, ये वाला मैंने NH सिर्फ ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो नहीं तो बोलोगे ना मैम नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, चलो फिर भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। 1 2 3 4, 4 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगे 1 2 3 और 4, ठीक है, और इस वाले पे है तुम्हारा NH2, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4, ओके, NH2, ठीक। अब देखो, अब ये क्या है, एक एडेनिन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो शुगर है उसके जो ऑक्सीजन होते हैं वो कैसे रहते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ, एडेनिन बना रही हूँ, ए लिखा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो जब भी कोई बायोमोलिक्यूल में कोई दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना रहता है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बोलोगे मैम फिर से केमिस्ट्री आ गई, और नहीं तो क्या, केमिस्ट्री हर जगह होती है। तो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा मतलब कुछ ना कुछ तो वहां से लिबरेट होगा या निकलेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस NH का, वापस मैं ड्रॉ कर रही हूं, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस NH, अभी बड़ा बना रही हूं, ठीक है, ताकि दिखेगा, इस NH का क्या रिलीज होगा तुम्हें पता है, देखो जरा, इस NH का रिलीज होगा तुम्हारा, ये देखो, ये क्या निकला है, उसका H, इसका OH, तो दोनों मिलके क्या बना, जल्दी बताओ, H2O रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, H2O। मतलब कैसी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन। लो, जैसे ही कंडेंसेशन बना तो होगा क्या, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि ये पूरी OH हट जाएगा, वहां का H हट जाएगा और पूरा का पूरा एडेनाइन आके यहां फिट हो जाएगा। कहां फिट होगा, पहले वाले कार्बन के जहां पे OH अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप था, वहां कौन जुड़ जाएगा, पूरा तुम्हारा एडेनिन मॉलिक्यूल। किस बॉन्ड से जुड़ेगा, तो बॉन्ड में मैं यहां लिख रही हूं, ये जुड़ेगा N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। कौन सा है, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आई कहानी समझ में? तो देखो अब धीरे धीरे करके मैं किस पे जा रही हूं, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जा रही हूं। बट अब देखो यहां पे बोलोगे मैम अब बट क्या आ गया, देखो न्यूक्लियोटाइड हमने बोला था वापस 3 चीजों से मिलके बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। करेक्ट, फॉस्फेट ग्रुप एक नेगेटिव रेडिकल है, इसलिए वो कौन से नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक नेचर। सिंस फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड हो गया एसिडिक इन नेचर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, तो पूरा का पूरा डीएनए क्या हो गया, नेगेटिव इन नेचर। ये नेगेटिव नेचर है, इसीलिए इसकी जो पैकेजिंग होगी जो तुम अगले लेक्चर में पढ़ोगे, उसको किसके साथ किया जाता है, एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ, जो जनरली एक प्रोटीन होता है। ये एक्स्ट्रा लाइन है, अभी याद करते चलना है। हुआ क्लियर? तो अभी मैं क्या बता रही हूं, न्यूक्लियोटाइड। वापस न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्यूरिन, पायरामिडिन। प्यूरिन मतलब डबल रिंग शेप स्ट्रक्चर, जैसे ये बना है एडेनिन। एक और कौन सा होता है, ग्वानिन। कैसे याद रखोगे, AGPO, चाय पी लो, कॉफी पी लो, कुछ भी ऐसे याद रखोगे। AGPO मतलब एडेनिन, ग्वानिन और प्यूरिन, ये दोनों क्या है, प्यूरिन है। पायरामिडिन सिंगल कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कौन आता है, 3 चीजें आती है, साइटोसिन,
उसके बाद तुम्हारा थायमीन और यूरासिल, बट यूरासिल रहेगा आरएनए में, डीएनए में कौन रहेगा, टी रहेगा। हुआ इतना क्लियर। अब ये दोनों जुड़ते हैं कौन से, पहले वाले कार्बन के वहां पे H2O को रिलीज करके कंडेंसेशन रिएक्शन होके, किस बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। हुआ क्लियर। अब देखो जब ये दोनों हम जोड़ते हैं, मतलब सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं हम, सिर्फ शुगर जोड़ रहे हैं और साथ में क्या जोड़ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, तो इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो बोलेंगे मैम न्यूक्लियोटाइड कब, जब उसमें फॉस्फेट जुड़ गया। याद कैसे रखोगे, फॉस्फेट, और ये क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड, ट दोनों में है, ऐसा याद करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार डिफरेंस आ जाता है कि बताओ एक न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ऐसे याद रखो, न्यूक्लियोटाइड ट और फॉस्फेट ट, तो ट मतलब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। पर अगर सिर्फ 2 चीजें रही, कौन सी 2 चीजें, जहां पे शुगर और एक तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस रहा, तो वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो वापस, अब वहां पे क्या लिखा था, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो डीऑक्सी बना लिया हमने, हाँ यहां से ऑक्सीजन हटा लिया, न्यूक्लियोटाइड बना लिया क्या, नहीं, अभी एक और चीज बाकी है, बताओ जल्दी कौन सी चीज बाकी है तुम्हारी, तो एक चीज जो बाकी है उसका नाम क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ का O रिएक्टिव था, तो O को हटा के कंडेंसेशन हुआ और तुम्हारा एडेनिन यहाँ जुड़ गया। सिमिलरली एक और O कहां, देखो बोलोगे मैम यहाँ पे और यहाँ पे, तो अभी इस O को होल्ड करके रखो, ये O भी काम आएगा। अभी ये वाला O पकड़ते हैं, तो इस O के साथ कौन रिएक्ट करता है, तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करता है, और यहां भी सेम वही तरीका होता है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, कौन से, शुगर के 5th वाले कार्बन पे जो फर्दर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। देखो अभी तक मैंने सिर्फ 2 बॉन्ड के नाम लिए, एक और बॉन्ड का नाम लूंगी और फिर एक और, टोटल 4 बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, एक डीएनए के और भी होते हैं, तुम्हारे अभी एनसीईआरटी लेवल पे अपन को 4 ही पढ़ने। कौन कौन से, एक मैंने बता दिया एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दूसरा मैंने बोला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, तीसरा भी और बॉन्ड बताऊंगी और चौथा भी बॉन्ड बताऊंगी। चौथा तुमको पता है, बताओ क्या नाम है, तुमने सुना होगा, मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस, यही जो नाइट्रोजनस बेस है, 2 नाइट्रोजनस बेस आपस में कैसे जुड़ते हैं, एक कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जहां पे A और T, जो A और T है कैसे जुड़ता है, डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, और G और C कैसे जुड़ता है, ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। हुआ क्लियर। अब मैं क्या बता रही हूं, देखो ये हुआ तुम्हारा शुगर, ये हुआ तुम्हारा क्या बोलते हैं, बेस लगा दिया। अब एक और चीज क्या बची, ये सिर्फ ये एक लाइन कंप्लीट करने के लिए, देखो मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक वर्ड समझाने के लिए, डीऑक्सी राइबो, तो डीऑक्सी राइबो हो गया, न्यूक्लियोटाइड में से अभी न्यूक्लियोटाइड बाकी है, क्या बाकी है तुम्हारा, फॉस्फेट ग्रुप। तो कैसे पता चला, ये वहां जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, तो यहां एक बॉन्ड था, इस जगह एक बॉन्ड था, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसमें, शुगर के पहले कार्बन के फंक्शनल ग्रुप हटता है वहां पे, और वहां पे कौन ऐड होता है, एक नाइट्रोजनस बेस। सिमिलरली दूसरा कौन सा बॉन्ड है, इस जगह पे है, कौन सा नाम क्या है बॉन्ड को, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कहां होता है, शुगर के जो 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन, ये कार्बन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में ये कार्बन का भी कुछ इंपॉर्टेंस आएगा, इसलिए कार्बन नंबर याद रखना है। ठीक है, शुगर के 5th कार्बन जो है उस पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वहां पे कंडेंसेशन होता है और तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। हुआ इतना क्लियर। तो ये बना है अभी क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की लंबी सी चेन होती है। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक यूनिट बनाया, मतलब एक मोनोमर बनाया। चलो आगे की लाइन देखते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट ऑब्वियस अब ये तो वही चीज हो गई ना कि अगर मैं बोलूं, सपोज करो कि सपोज ये तुमको एक लेंथ दी है मैंने, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे इसकी लंबाई बताओ, ठीक है। अब बोलोगे मैम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेजरमेंट्स पूछ रहे हो, तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अच्छा बताओ कैसे बताओगे, एक तरीका बताओ। तो बोलोगे मैम टेप लेके आएंगे, एक टेप यहाँ पे रखेंगे, खींच के यहाँ तक देख लेंगे कितना सेंटीमीटर का या कितना इंचेस का है। बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रही हूँ तुम ऐसे नहीं गिन सकते, मुझे वो सेंटीमीटर मीटर के इसमें नहीं चाहिए, आंसर चाहिए नहीं। अब बताओ मुझे इसकी लेंथ कितनी है। तो दूसरा तरीका क्या बोलोगे, मैम ये हम ये गोले गिन लेते हैं, जितने भी बॉल्स है इसमें वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 छोटे छोटे स्फीयर्स से मिलके
मतलब जितने 14 स्पेयर जब एक लाइन में आप अरेंज करोगे तो यही लेंथ मिलेगी आपको, करेक्ट। अब देखो, अब मैं बोल रही हूं कि डीएनए की लेंथ बताओ, ठीक है। अब बताओ पहले डीएनए है कहां। ये बॉडी रही, बॉडी बनी है सिस्टम से, सिस्टम से बनी है, सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है एक सेल से, जो सेल भी दिखता नहीं है, ठीक है। चलो मैं सेल लेके आ गई, ये आया सेल। सेल तो वैसे ही आंखों से दिख नहीं रहा, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, जो लो ऐसे नॉर्मल में अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखोगे एक तो डॉट के फॉर्म में वो न्यूक्लियस दिखेगा। अभी भी मैं रुकी नहीं हूं, मैं बोल रही हूं न्यूक्लियस के अंदर जो धागा है ऐसे वैसे, मुझे उसकी लेंथ बताओ। अब बताओ कैसे बताओगे। अब मैम इतना छोटा तो मेजर ही नहीं कर सकते। हाँ बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका बताओ जो मैंने अभी यहां सिखाया। हम क्या करते हैं मैम, ये जो जैसे मैंने बताया कि बॉल्स गिन लो। अब बोलोगे मैम यहां कौन सा बॉल है, अरे जल्दी बताओ। डीएनए किसका बना है मैम, एक पॉलीमर है, किसका, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। तो मुझे ये बता दो कि एक चेन में मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तुमको बता दूं तो मैं बता सकती हूँ ना कि इतना लेंथ है डीएनए का। तो देखो जरा ये लाइन क्या लिखी है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई एक मोनोमर बता दो कि भैया इतने में इतने मोनोमर लगे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंटेड इन इट। अब बोलोगे मैम न्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ गया, पेयर कहां से आ गए। तो देखो जरा, अब समझो बात को, वापस में तुम्हारे इसी डायग्राम पे लेके जाए, इस वाले पे नहीं, अपन इस वाले पे जाते हैं। यहां देखो ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, ये एक तुम्हारा डीएनए है। किससे बना है मैम, ये पॉलीमर है, किसका, एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। तो समझो बात को, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पे है एक शुगर, ठीक है, यहां तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और इस जगह है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। दूसरी वाले का उल्टा रहेगा, उल्टा बना रही हूं अभी। अब बोलोगे मैम उल्टा क्यों बना रही हूं, ये तुम्हें मैं बताऊंगी, बस एक 5 मिनट का और वेट करो। सिर्फ मैं अभी बेस पेयर बता रही हूँ कि बेस पेयर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है फॉस्फेट ग्रुप और ये रहा तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, ये जो दिख रहा है टी और यहाँ पे ए। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है उसका यहाँ का एक नाइट्रोजनस बेस और इस वाली एक चेन का नाइट्रोजनस बेस जब आपस में जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। इतना अभी से भी समझो। अब ये कैसे जुड़ा, क्या जुड़ा, मैं आ रही हूं समझाने, ठीक है, एकदम जंप नहीं कर रही हूं, एक एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगी। तो बेस पेयर क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड में एक ही बेस लगता है, पर जब एक, समझो बात को, मेरे को न्यूक्लियोटाइड बनाना है, मैं क्या लेके आई, एक शुगर लेके आई, यहां पे इस जगह क्या लगा दिया, नाइट्रोजनस बेस, यहां क्या लगा दिया, फॉस्फेट। अब ये सिर्फ एक मोनोमर है, ऐसी मेरे को इसी मोनोमर की लंबी चेन बनानी है। सिमिलरली जो एक स्ट्रैंड बना या एक चेन बनी या एक धागा बना, ऐसा का ऐसा एक और धागा बनाना है या स्ट्रैंड बनानी है, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे आपस में जोड़ना है, तो जुड़ेंगे कैसे, हमेशा दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसे जुड़ते हैं, यहां का एक नाइट्रोजनस बेस, यहां का एक नाइट्रोजनस बेस आपस में आया, जुड़ गया, इसको क्या, सॉरी, यहां का एक नाइट्रोजनस बेस, यहां का नाइट्रोजनस बेस, और दोनों बेस आपस में क्या करने लगे, बॉन्ड बनाने लगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं लाइन पे। तो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे हम मेजर कर सकते हैं, या तो भैया एक एक न्यूक्लियोटाइड बता दो जो हमने अभी बनाया था कि नहीं, ये हुआ एक न्यूक्लियोटाइड, देखो ये हुआ सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोल रही हूँ ऐसी लंबी चेन रहती है न्यूक्लियोटाइड की, आ रही हूँ उस पर भी आ रही हूँ, ठीक है। या फिर अब देखो इसको समझ ही लेते हैं, नहीं तो बोलोगे मैम नहीं समझ में आया, रुक जाओ। तो देखो अगर इस वाले ग्रुप, इस वाले इस पे आऊं, तो अभी मैंने क्या बनाया, ये रहा तुम्हारा शुगर। अब मैं थोड़ा छोटा साइज बना रही हूँ क्योंकि अपन को लंबी चेन बना रही है, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे NB लिख रही हूँ, मतलब एक हुआ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। चलो दूसरे कलर से लिखती हूँ, मतलब समझ में आएगा। ये है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इस जगह बताओ क्या रहेगा, इस जगह रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये रहा। अच्छा ये क्या है, वापस काउंट करो, कार्बन नंबर काउंट करो, इसको अलग पेन से ड्रॉ करते हैं, मतलब समझ में आएगा। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, रुको दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं, नहीं तो बोलोगे दिखेगा नहीं, ठीक है। ये रहा कार्बन नंबर 1, ये रहा कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 4, ये रहा कार्बन नंबर 3, 4, और यहाँ पे रहा 5 से वो अटैच्ड है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, अच्छा जल्दी बताओ यहाँ कौन कौन से बॉन्ड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, किसके बीच में,
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल। और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड किसके बीच में? फॉस्फेट। और वापस जो 5' एंड का जो कार्बन है, 5 जो 5th कार्बन है शुगर मॉलिक्यूल का, उसके जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब मैं बोल रही हूं मुझे दूसरा ऐसा ही सेम टू सेम क्या जोड़ना है? मुझे जोड़ना है भैया मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो अभी हम जोड़ रहे हैं हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब अगर तुमको याद होगा, ये 2 न्यूक्लियोटाइड मैंने बना दिए, पर अभी मुझे इन दोनों को जोड़ना है। इस वाले में देखो अब ना यहां पे हो रहा, मैंने बताया ना कंडेंसेशन होगा, वो पूरा नाइट्रोजन बेस इसी जगह जुड़ जाएगा। यहां पे तो ओ है ही नहीं, यहां पे अभी ओ है। और ओ जहां होता है वो क्या करता है? रिएक्टिव होता है, वो दूसरे के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। ये लाइन याद रखनी है। यहां पे OH था बट अब नहीं रहेगा क्योंकि वहां कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो इस शुगर मॉलिक्यूल के जो 3rd नंबर के कार्बन है वहां पे क्या है? अभी भी है क्या तुम्हारा? OH। बहुत बढ़िया, यहां पे है अभी भी क्या? OH। ठीक है, और यही जो OH है, कौन सा? जो तीसरे कार्बन का जो OH है, इसका जो OH और इस फॉस्फेट के साथ क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, वापस कंडेंसेशन होगा। और अब जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब पहला बॉन्ड, एक शुगर आया, यहां पे नाइट्रोजन बेस आया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, वहां पे कौन सा बॉन्ड बना? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर दूसरा, इसी शुगर मॉलिक्यूल के जो 5th वाला कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां भी वही कंडेंसेशन रिएक्शन हुई और पूरा का पूरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया। उसके बाद इसको बोला मैंने एक न्यूक्लियोटाइड, मोर स्पेसिफिकली एक ही था इसलिए मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो बोलते नहीं, अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं मतलब एक ही है। ठीक है, फिर ऐसे ही सेम मैं दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड लेके आ गई। अब मैंने सोचा चलो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो मुझे याद आया, अरे इस वाले पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड में यहां का ऑक्सीजन गायब हो गया, यहां का गायब हो गया क्योंकि वो रिएक्ट कर गए, बॉन्ड बना लिए। पर ये तीसरे नंबर के कार्बन का ऑक्सीजन अभी भी रह गया है। ऑक्सीजन मतलब इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अभी भी रह गया है। तो एक काम करते हैं, जो अगला न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लेते हैं और यहां के 3rd कार्बन पे जो OH अल्कोहल ग्रुप लगा है उसका OH लेते हैं और यहां लाके वापस एक बॉन्ड बनाते हैं। वापस यहां रिएक्शन होगी और कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहां बनेगा, देखो ये रहा पहला बॉन्ड, ये रहा दूसरा बॉन्ड और ये रहा तीसरा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल दूसरा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में, किस टाइप का बॉन्ड बना? वापस बॉन्ड बना है उसी टाइप के, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। पर आप इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलोगे एक अलग न्यूक्लियोटाइड दो अलग न्यूक्लियोटाइड, नहीं, इकट्ठे बोलोगे। 2 न्यूक्लियोटाइड है तो 2 को हम क्या बोलते हैं? डाई, और है तो न्यूक्लियोटाइड तो डाई न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोलूं एक और मैं लेके आ गए न्यूक्लियोटाइड, मेरे को जोड़ना है, तो अगला नया न्यूक्लियोटाइड कौन सी जगह जुड़ेगा? वापस इसी नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के OH 3rd वाली पोजीशन पे क्या रहेगा? OH, उस OH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर जुड़ जाएगा और बनेगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड। मैंने बोला मुझे एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, मैं और लेके आ गई नीचे। अब वो न्यूक्लियोटाइड इसके जो 3rd पोजीशन पे जो OH लगा है उसके साथ रिएक्ट करेगा और वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, ऐसा पेंटा न्यूक्लियोटाइड, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड, हेप्ट मतलब 7। ठीक है, फिर ऑक्टा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे पूरी चेन चलती रहेगी सेम उसी पैटर्न से। पर जैसे ही नंबर न्यूक्लियोटाइड से मतलब 10 यूनिट से ज्यादा हो गया और 50 से कम, तो उसको हम टर्म चेंज कर देंगे और बोल देंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और अगर वो नंबर 50 के ऊपर हो गया तो हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम बोलते नहीं थे कि डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है ऑफ, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, या फिर एक पॉलीमर है ऑफ डीऑक्सी। देखो अब हर इसमें डीऑक्सी है क्योंकि यहाँ पे 2nd पोजीशन पे तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब मैंने ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि ऐसे ऐसे लंबा करते करते क्या बन जाएगी? ये एक स्ट्रैंड बन जाएगी। किसकी स्ट्रैंड बन जाएगी? डीएनए जो तुम बनाते हो ना, वो जो बचपन वाला जो डायग्राम है ऐसा ऐसे वाला, उसकी में अभी सिर्फ एक स्ट्रैंड। अब इसको अभी खोल दो अभी के लिए, तो खोलेगा कुछ इस तरह दिखेगा, करेक्ट? और ऐसे बीच से ऐसे से जुड़ा हुआ। अभी क्या है इसमें? ऐसे ट्विस्ट आया हुआ है। अब मैं बोल रही हूँ इसको ट्विस्ट को ओपन कर दो तो कुछ ऐसा लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी मैंने क्या बनाया है? सिर्फ एक चेन बनाई है उसकी, बस। अब देखो सिमिलरली जैसे एक चेन बनेगी, अब देखो इसमें क्या स्पेशलिटी है। ऊपर वाले साइड कौन सा है?
5 डैश एंड है क्योंकि पांचवा कार्बन एक्सपोज हो रहा है और आखिरी वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन नंबर एक्सपोज हो रहा है, तीसरा वाला, तो इसको हम बोलेंगे 3 डैश एंड। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेन, क्या आप चेन बोलो या स्ट्रैंड बोलो, अब इसको वर्ड किस में शिफ्ट कर देंगे, स्ट्रैंड में। तो स्ट्रैंड का एक एंड क्या रहता है, 5 डैश एंड। 5 डैश एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, उस न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है, शुगर का पांचवा कार्बन रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा एंड रहता है 3 डैश एंड। क्यों 3 डैश एंड, क्योंकि जो सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड रहता है उसकी जो शुगर है उसका तीसरा वाला कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें एक नया न्यूक्लियोटाइड पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड की चेन में जोड़ना है तो कहां जुड़ेगा, तो बट ऑब्वियस नीचे वाले एंड से, 3 डैश एंड से। मतलब याद रखो अगर मेरे को नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है ना, हमेशा मुझे यहां से नीचे के साइड से जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी मेरी एक लंबी चेन बनती चलेगी। अब देखो ये हो गई क्या, एक स्ट्रैंड। सिमिलरली इसी की जैसी एक और स्ट्रैंड मैं ले लूंगी ना, ये ली मैंने दूसरी स्ट्रैंड, तो ये बनाया मैंने NB नाइट्रोजनस बेस, ये बनाया मैंने फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरी स्ट्रैंड रही, मतलब दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहा इसी स्ट्रैंड का NB, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इससे। अभी तो भैया सिर्फ मैंने दो अलग अलग स्ट्रैंड ले लिए, मतलब कैसे है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है। अभी ये बीच के जो ऐसे डैश डैश डंडी वो नहीं बनाई, पर मैंने बताया कि वो डंडी बेसिकली क्या है, बॉन्ड है। उसी वो बॉन्ड किसके बीच में है, नाइट्रोजनस बेस के बीच में। किस फॉर्म का बॉन्ड है वो, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में होता है, A और T के बीच में डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड और G और C के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये दोनों एक साथ बॉन्ड कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बेस पेयर। उसी बेस पेयर के बारे में बोला गया कि या तो उसको क्या करो, बेस पेयर को गिन लो, मतलब ये एक पेयर इनको गिन लो और बता दो कि DNA की लेंथ क्या है। हुआ इतना क्लियर। तो देखो अब कुछ अपन को लेंथ याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज नोन एज साई 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड इतने कितने जोड़े उन्होंने टोटल बता दिया। तो ये क्या बता रहे, हमें लेंथ बता रहे। किसकी लेंथ बता रहे तुमको, बैक्टीरियोफेज साई 174 की। अब ये कुछ चीजें दी हुई हैं, अपन को याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल में बताऊंगी किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन तुम याद करके आ रहे हो पहले से, ठीक है। चलो दूसरा बैक्टीरियोफेज देखो जिसका नाम क्या है, लैम्डा, हैज 48,502 बेस पेयर। अब इस केस में आप क्या करें, वो बेस पेयर बता रहे, मतलब दो स्ट्रैंड है उसके बीच का बेस पेयर कितना है। कुछ आई बात समझ। अब तीसरा ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई हैज 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। अब 10 to the power 6 मतलब 10 है और 6 जीरो हैं, ठीक है। ये तुमने पढ़ा होगा। अब इसी को शॉर्टकट तरीका है लिखने का कि क्या लिखो, 10 लिखो और ऊपर पावर में 6 लिख दो कि 10 जीरो है। तो इतने सारे ई कोलाई, इतना सा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, हमें पता है हमारे अंदर भी होता है बाहर भी होता है। तो ये जो, और सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी ई कोलाई पे होते हैं अगर कोई बैक्टीरिया की कैटेगरी में हम देखें तो ई कोलाई में उसकी लेंथ का बताने का तरीका कैसे है कि उसका जो DNA है उसमें कितने बेस पेयर है, उसमें है 4.6 into 10 to the power 6 base pair, and haploid content of human has 3.3 into 10 to the power 9 base pair। अब बोलोगे मैम बाकी सब तो ठीक है, ह्यूमन DNA भी समझ में आ गया, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर, पर यहाँ ये हैप्लॉइड वर्ड आ गया। अब इसका क्या मतलब है, तो सुनो ध्यान से फिर से। चलो अगली स्लाइड लेते हैं तो कुछ समझते हैं। तो देखो मैंने तुमको बताया था, मैं सिर्फ एक वर्ड हैप्लॉइड का मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे, 11th में भी पढ़ चुके होगे। कहाँ पे, सेल वाले चैप्टर में, जहाँ पे मियोसिस तुमने पढ़ा था वहां पे तुमने थोड़ा बहुत हैप्लॉइड डिप्लॉइड का वर्ड सुना होगा। और या फिर अगर तुमने जब प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां भी होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो सुनो ध्यान से। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के क्या रहते हैं, सेल रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के सेल रहते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, या फिर दूसरा नेम क्या है उसका, सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल। दूसरे का नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल या फिर क्या, जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल, या बहुत बार उसको गैमीट्स भी बोलते हैं।
ठीक, मैं बोल रही हूं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, देखो नाम ही है वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल, तो समझो बात को कि ये वाली जो सेल की कैटेगरी है वो सेल, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए और खुद के मरने तक खुद के लिए यूज करता है। ठीक, और दूसरे जो टाइप के सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल या गैमीट सेल, ये वो सेल है जो ऑर्गेनिज्म अपनी अगली जनरेशन को पास करेगा। मतलब सीधा सीधा लॉजिक, अगर मैंने यहां का सेल निकाला तो ये सेल भैया मैं अपने लिए यूज कर रही हूं, तो ये कौन सा हुआ? सोमैटिक सेल। अगर मैंने बाल का सेल निकाला तो ये सेल किसका हुआ? सोमैटिक सेल, क्योंकि वो मैं अपनी लाइफ में यूज करने वाली हूं, है ना। सिमिलरली अगर मैंने कोई सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में भी थोड़ा सा कुछ वेरिएशन है जो तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा। चलो अभी सिर्फ ग्लैंड्स पे आते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स का मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जितने भी सेल्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिसेप्टर्स हो गए, तुम्हारी स्किन हो गई, फिर उसके बाद तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी मेजॉरिटी सेल्स सारे कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं? इस कैटेगरी के अंदर, मतलब सोमैटिक सेल, जो मैं अपने लाइफ में यूज करने वाली हूं खुद को मेंटेन रखने के लिए मरने तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सोमैटिक सेल। तो बोलोगे मैम अभी तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल दिया, उसमें तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें रिप्रोडक्टिव सेल होंगे, करेक्ट, पर ये सेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनते हैं, ठीक है। जो बनाने वाला है वो खुद भी क्या रहेगा? एक सोमैटिक सेल, बट वहां पे होगा मियोसिस, और मियोसिस होके क्या बनाया जाएगा? जर्म सेल या गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल। अब बोलोगे मैम ये कहां से आ गया? आप तो हैप्लॉइड का मतलब समझा रहे थे, तो सुनो ध्यान से। इंसान के अंदर नॉर्मल में कितने, मतलब नॉर्मल में नहीं, इंसान के कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये तुमने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, करेक्ट। इसी को बोलने का दूसरा तरीका 23 पेयर होते हैं, ठीक है। अब बताओ ये जो नंबर बताया जाता है किसका नंबर बताया जाता है? एक नॉर्मल सेल का, है ना, एक सोमैटिक सेल का। तो ये जो नंबर है 46 या 23 पेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन या फिर 2n, ठीक है। बात समझो, अगर मतलब मैंने, मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैंने यहां का एक सेल लिया, यहां का एक सेल लिया, या आंखों का एक सेल लिया, या हार्ट का एक सेल लिया, तो वहां पे अगर उस सेल के न्यूक्लियस में मैं गई और जब ये सेल डिवाइड हो रहे होंगे तो मुझे, सेल डिवाइड होते हैं तो डिवाइड के टाइम पे ये डीएनए जो रहता है वो क्या करता है? कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। ये भी चीज याद रखनी। देखो नॉर्मल में मैंने बताया था कि नॉर्मल में मैंने कोई सेल ले लिया तो वो मुझे किस फॉर्म में दिखेगा? उसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ मिलेगा। पर वही सेल जब डिवाइड कर रहा होगा और अगर तब मैंने उसके न्यूक्लियस के अंदर दिखा तो मुझे क्या दिखेगा? क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए दिखेगा। न्यूक्लियस तो खैर होगा ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता है। ये भी तुम पढ़ चुके हो 11th में। कुछ याद आया? प्रोफेज पढ़ा था, एम फेज का, प्रोफेज, मेटाफेज, सारे अलाइंग होते हैं। वही चीज मैं लेके आ रही हूँ वापस, सिर्फ एक तुम्हें हैप्लॉइड वर्ड समझाने के लिए। तो देखो ऑर्गेनिज्म के दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम जो नॉर्मली वो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, तो अगर मैं बोल रही हूँ ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर बोल लो, तो ये कौन से सेल की कंडीशन बताई जा रही है? एक सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल की, जहां पे अगर एक सेल के अंदर मैं देखूं तो मुझे पूरा 46 क्रोमोसोम दिखेंगे, मतलब 23 पेयर में दिखेंगे। उसमें से आधा सेट 23, मतलब 46 में से 23 अगर तुम्हारा सेल ले रहे हो या मेरा सेल ले रहे हो तो 23 मेरे को मेरे अपनी मम्मी से मिले होंगे और बाकी बचे हुए 23 मेरे को अपने पापा से मिले होंगे। तो ऐसे 23 + 23 बनके हुए 46। तो ये जो कंडीशन है जहां पे तुम्हें जेनेटिक मटेरियल 2n की कॉपी में मिल रहा है, मतलब उसकी प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी मतलब कितना नंबर है? 2, डबल में मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप, मतलब डी मतलब 2, प्लॉइड, ठीक है। अब डाइप्लॉइड नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? 2n। बट याद रखो जब भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा तभी उसको हम बोल सकते हैं कि भैया वो सेल किसका है? एक होमो सैपियंस का है, मतलब एक इंसान का है। अब मैं बोल रही हूं कि एक नॉर्मल सेल में मुझे कितने क्रोमोसोम मिलने चाहिए? 46 मिलने चाहिए, 23 पेयर मिलने चाहिए, करेक्ट। अब मुझे सपोज करो अगली जनरेशन बनानी है तो मुझे बट ऑब्वियस इसका नंबर आधा करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? इस जगह कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस होगी, ठीक है। यहां मियोसिस होगी और मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। तो ये जो 2n दिख रहा है ना, इसका क्या बन जाएगा? n, या फिर
हैप्लॉइड। और जितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव सेल है या जर्म सेल है या जो गैमीट्स है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। मतलब ये जो टोटल नंबर दिखता है हमें क्रोमोसोम का, इसका आधा हो जाता है इस कंडीशन में। अब हर ऑर्गेनिज्म का नहीं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है जो तुम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, प्लांट्स वाले जगह पे है ना, जहां पे हम बोलते हैं लोअर थैलोफाइटा में कुछ एक्सेप्शंस पढ़ चुके हो। चलो अभी उसको साइड में रखो ना, तो मैं वही चैप्टर पूरा समझाने लगूंगी। तो देखो वापस इंसान के कितने सेल्स होते हैं, 2 होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। यहां पे तुम्हें कौन सी कंडीशन में क्रोमोसोम मिलेंगे या जेनेटिक नंबर मिलेगा, तुम्हें हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में मिलेगा, मतलब 2 कॉपी में मिलेगा, जिसमें से एक कॉपी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की उसके एक पेरेंट से आई है, दूसरी कॉपी दूसरे पेरेंट से आई है। पर अगली जनरेशन को भी हमें वापस 2 कॉपी में बनाना है, तो वहां पर सिंस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो दोनों का नंबर आधा आधा होगा, तभी जाके वापस जब ये 46 सपोज करो एक न्यू अब देखो ऐसा समझते तो इसका क्या हुआ, मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो 46 का आधा बन गया 23। तो हैप्लॉइड में कितना नंबर रहेगा, 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, फिर जब अब जर्म सेल्स या गैमीट का एग्जांपल क्या हुआ, स्पर्म एंड ओवम, तो स्पर्म लेके आ रहे कितने, 23 क्रोमोसोम, ओवम कितने लेके आ रहे क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, दोनों फ्यूज हो गया, बन गया जाइगोट। तो इसके अंदर अब कितने क्रोमोसोम हो गए, 23 + 23 लो हो गया 46। अब बोलोगे मैम ये जरूरी है क्या करना, और नहीं तो क्या, अगर ये डिवीजन नहीं हुआ तो सपोज करो स्पर्म लेके आ रहा है 46 क्रोमोसोम, हाँ ओवम लेके आ रहा है 46 क्रोमोसोम, दोनों को मिला के क्या 98 क्रोमोसोम बनाने हैं, इंसान नहीं बनेगा, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी, वो जाइगोट बन ही नहीं पाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा मतलब या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अगर एलियन नहीं बनाना है, इंसान ही बनाना है, तो हमको ये नंबर 46 क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी बॉडी क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, कि वापस प्लांट में कुछ एक्सेप्शन में बताया था, क्या होता है, मियोसिस होता है, कि ये जो नंबर है उसको आधा कर दिया जाता है और डिप्लॉइड को क्या बनाया जाता है, हैप्लॉइड। अब ये समझ में आया कि हैप्लॉइड क्या होता है। तो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है कि डीएनए कंटेंट एक ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में कितना होता है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। अब आई बात समझ में, मतलब हैप्लॉइड मोर स्पेसिफिकली कौन से सेल्स के बारे में बात कर रहा है, स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि वही तो है हैप्लॉइड सेल हमारी बॉडी के अंदर, और एक हाथ 2 स्टेप जो ऊपर जो उनको बनाते हैं, बाकी तो सब के सब डिप्लॉइड है। हुआ क्लियर। अब उसके बाद और उसमें कितना, अच्छा तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, अब ये वो मान के चल रहे, एज्यूम करके चल रहे कि ये नंबर तुम याद करके गए हो, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में या कमेंट में लिख के बताओ कि अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में है डीएनए कंटेंट 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, तो डिप्लॉइड सेल में कितना होगा। क्या करोगे, हैप्लॉइड मतलब n में है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, डिप्लॉइड मतलब 2n, बस इसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। हुई बात क्या, इतनी क्लियर। अब बोलोगे मैम ये डायग्राम बड़ा सुंदर दिख रहा है, रुक जाओ अभी मैं उस डायग्राम पे फिर से आऊंगी, ठीक है, अभी इतना कंटेंट हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। अब हमें पता है सिंस जो डीएनए है वो क्या है, एक पॉलीमर है, किसका भैया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वापस आगे चीज कौन कौन सी है, नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है, तो एसिडिक कंडीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। याद कैसे रखा था, AGP लो या PO, कुछ भी पियो, चाय पियो कॉफी पियो, ठीक है। पायरिमिडिन जो सिंगल कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कौन आता है, साइटोसिन, थायमिन। यूरासिल क्यों लिखा है, क्योंकि वो पायरिमिडिन के अंदर आती है, पर यूरासिल होगा कहां, आरएनए के अंदर, ठीक। अच्छा एक और चीज, जो थायमिन रहता है वो स्टेबल रहता है यूरासिल के कंपेयर में। इस ये हुआ एक और रीजन, देखो अभी के अभी मैंने 2 रीजन बताया कि आरएनए क्यों हट गया जेनेटिक मटेरियल से और डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल बन गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और जहां ऑक्सीजन आता है वहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर वो रिएक्टिव, तो राइबो शुगर मतलब सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है तो वो रिएक्टिव बन जाता है, वहीं डीऑक्सी डीएनए में तो होता ही
नहीं है, तो वो स्टेबल। दूसरा डीएनए में क्या रहता है, थायमीन रहता है, जो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू यूरासिल, ठीक है। तो यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमीन। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है ये, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। ये क्या है, हमारी पेंटोस शुगर। एक हुई किसकी, आरएनए की, जिसके सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसी वजह से वो क्या बन गई, रिएक्टिव इन नेचर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अब इस वाले इसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। अब बोलोगे मैम फिर इस ऑक्सीजन का क्या, इस ऑक्सीजन का क्या और इस ऑक्सीजन का क्या, अभी हमने पढ़ा ये ऑक्सीजन हट जाती है, यहां कौन आ जाता है इस जगह पे, नाइट्रोजनस बेस। यहां ये ऑक्सीजन हट जाती है, यहां कौन आ जाता है तुम्हारा, फॉस्फेट ग्रुप। और ये ऑक्सीजन फिर से हट जाएगी और यहां कौन आ जाएगा, अगला पूरा का पूरा कौन, न्यूक्लियोटाइड। तो बोला ना न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। हुआ इतना क्लियर। तो अच्छा, तो उसके पहले मैंने बोला था कि अगर फॉस्फेट हटा दो तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। देखो जरा, हमने ये ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप बना चुके हैं। ये क्या है, एक शुगर, देखो अभी भी उसका OH लगा हुआ है। अब उन्होंने पूरा CH2 नहीं बनाया ना, यहाँ बेंड कर दिया, मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, OH अभी भी यहीं रखा हुआ है। तो ये क्या जुड़ा हुआ है, वापस एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू OH ऑफ 1 कार्बन पेंटो शुगर थ्रू, बोला था बहुत सारे बॉन्ड आएंगे, 4 बॉन्ड तो तुमको वैसे ही पढ़ने, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इन दोनों के बीच में कौन सा लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, सच एज एडेनोसाइन और डीऑक्सी एडेनोसाइन। अब देखो मैं बोल रही हूँ ये शुगर है, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस, तो मैंने बोला डीऑक्सी, ये एडेनिन लगा हुआ है तो एडिनोसाइन, या फिर सिर्फ बोल दो एडिनोसाइन। सिमिलरली गुआनोसाइन और डीऑक्सी गुआनोसाइन, फिर साइटिडीन या फिर डीऑक्सीसाइटिडीन, या यूरिडीन और डीऑक्सी। अब यूरिडीन होगा क्या, नहीं, अगर डीऑक्सी नहीं, सिर्फ यूरिडीन होगा। क्यों, क्योंकि वो आरएनए में लगा रहता है, ये डीएनए में तो होता ही नहीं है, ठीक। अच्छा, डीऑक्सीथाइमिन, हाँ ये होगा क्योंकि ये तो डीएनए का बेस है। चलो अब लग गया फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बन गया वो, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोईस्टर लिंकेज। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH of 5' carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is फॉर्म। तो इतना हमें क्लियर होगा कि शुगर, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन का, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज चलता है। फॉस्फेट दोनों में एज इट इज चलती है, बट नाइट्रोजनस बेस डीएनए में ATGC होगा, वहीं आरएनए में AUGC होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, अभी ये भी बताया था मैंने, जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे कौन से बॉन्ड से जोड़ते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। देखो तो हो गया तीसरा बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5'। अब 3' मतलब पुराने वाले का 3' और जो नया न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं उसका 5'। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड, बस ऐसी बना लो, ट्राई टेट्रा, लंबी चेन हो गई, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लो पूरा स्ट्रैंड बन गया। ये रहा पूरा स्ट्रैंड, जिसका एक एंड क्या है, 5' एंड है और दूसरा एंड क्या है, 3' एंड है, ठीक है। अब सिमिलरली एक और चेन तुमने बना दी, उसका भी एक एंड क्या है, 5' एंड है, दूसरा एंड क्या है, 3' एंड है, पर वो अभी जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या है भैया, बहुत दूर दूर है। ये देखो, इसका यहां दूर है, उसका वहां दूर है, अभी इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। A polymer thus forms has one end a free phosphate moiety of 5' end, 5' end खाली है एक तरफ, है ना, और दूसरी तरफ एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफर टू एज 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली दूसरी जगह कौन सा फ्री एंड है, 3' एंड, जो तैयार है अगले न्यूक्लियोटाइड को अपने में जोड़ने में। अगर वहीं तक है तो हम बोलेंगे एक स्ट्रैंड की या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक एंड पे क्या रहता है, 5' एंड वाला कार्बन, और दूसरे एंड पे क्या रहता है, 3' एंड, ठीक है। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये हम बोल रहे थे ना इतने देर से, देखो जरा स्ट्रक्चर में इतनी देर से बोल रहे थे, ये देखो क्या बोलते थे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों आई, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट ही है जो बैकबोन बनाता है। बाद में दो स्ट्रैंड का क्या बॉन्ड बनाता है आपस में, नाइट्रोजनस बेस। कैसे, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो मेन
पीछे का कौन चल रहा है, शुगर फॉस्फेट लिंकेज, ठीक है, यहां तुमने देखा था, उसके बाद यहां तुमने देखा था, ये देखो हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट तो दोनों में कॉमन चल रहा है, सिर्फ शुगर में अंतर है डीएनए और आरएनए में, और बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, बेसिस के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब वापस याद करो, एडेनिन को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कैपिटल ए, थायमीन को लिखते हैं टी, साइटोसिन को लिखते हैं सी, ग्वानिन को लिखते हैं जी, ठीक है। हुआ इतना क्लियर? तो देखते हैं वापस, ये रहा तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रैंड है, किसकी, फॉस्फेट चेन की। अभी तो एक ही स्ट्रैंड बनाई है, अभी दूसरी स्ट्रैंड भी बनानी बाकी, दूसरी स्ट्रैंड एज इट इज बनेगी, पर अभी दोनों को जोड़ना बाकी है। तो देखो, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय Friedrich Mischer in 1869. He named it as न्यूक्लियन। तो पहली बार किसने डिस्कवर किया था या आइडेंटिफाई किया था, मिशर ने। कौन से साल में, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, रिटर्न में नहीं आता, ठीक है। और उसको क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था, ठीक है। अब इसका जो एक्चुअल का स्ट्रक्चर है, जो हम ये बनाते रहते हैं पूरे टाइम, है ना, ये वाला नहीं बनाते, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये वाला, ये किसने बताया था, इसके लिए नोबेल प्राइज में मिला था। तो ये बनाया गया था, ये बताया गया था मैम, पर अभी तक हमने बनाया तो नहीं है, रुक जाओ, पढ़ लेते फिर बना के दिखाती हूँ। चलो, इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल। कभी कभी इसी को डबल हेलिक्स क्रिस्टलाइन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग आने वाली है, बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो, अभी तक बोलोगे मैम हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, उसमें हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना कैसे है वो भी समझ लिया, तीन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना कैसे है वो भी समझ लिया, ऐसे पूरा न्यूक्लियोटाइड की चेन बना ली। बट आपने ये नहीं बताया कि अभी तक दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी कैसे। तो देखो, अब जो दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़नी है ना, तो उसके लिए एक डांस सिखाऊंगी। अब डांस बोलोगे मैम, डांस कहाँ से सिखाओगे, तो देखो, सपोज करो, एक एग्जांपल लेती हूँ वापस। ये हाथ क्या है तुम्हारा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। ये हाथ क्या है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये दोनों क्या है, अंगूठे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, पास में आ सकते क्या, नहीं आ सकते। तो दूसरा तरीका क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। डायरेक्शन अभी क्या है, यहां भी 5 डैश एंड है, यहां भी 3 डैश एंड है, यहां भी 5 डैश एंड है, यहां भी 3 डैश एंड है। आ रही है बात समझ में। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी डायरेक्शन ही पूरी घुमा देती हूँ। मतलब अभी हाथ ऐसा है, अब घुमा दे यूं, और देखो अब ये दोनों पास पास में आ गए। बोलोगे मैम ये तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं हुआ, उसको सीधा मान के चलो, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, पास पास में आ गए, और क्या हो गए, बॉन्ड बन गए। तो कुछ इसी तरीके से एग्जैक्टली डीएनए में होता है। होता क्या है, यहां देखो फिर से, तो जो तुम्हारे ये दो चेन्स हैं, है ना, अब क्या होगा, ये पास पास में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब होना क्या है, सिंस नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनना है, तो इस पूरी चेन को पकड़ो और क्या करो, पूरा 360 तो नहीं 180 घुमा डालो, क्योंकि 360 में वापस वहीं आ जाएगा, है ना। तो 180 घुमाया तो ये वाला एंड चला जाएगा नीचे, और नीचे वाला जो ये 3 डैश एंड है वो आ जाएगा ऊपर। मतलब कुछ इस तरीके से हमें अब स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। अरे बाप रे, पूरा मिट गया, रुको, हाँ चलो मिटाते हैं। तो सबसे पहले अब इसको घुमाना है, ठीक है। अभी तक क्या था, 5 डैश एंड ऊपर था और 3 डैश एंड नीचे था, दोनों चेन्स में, ठीक है। बाकी सब मैं मिटा रही हूँ, मतलब थोड़ा समझ में आएगा, ओके, ठीक है। ये देखो जरा, 5 डैश एंड ऊपर था और 3 डैश एंड कहाँ था, नीचे था, ठीक। ये रहा तुम्हारा 5 डैश एंड इसका, और ये रहा 3 डैश एंड इसका। मैम अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलो पूरा ही मिटा के वापस बना देती हूँ। ये रहा तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे, शुगर बनाया, NB नाइट्रोजनस बेस। मान लो अभी ये नाइट्रोजनस बेस क्या है, A है, ठीक है। क्या है ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, A है, ठीक है। चलो उसके बाद आया तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, 5वें कार्बन पे आया, इसलिए ये एंड हुआ 5 डैश एंड। दूसरा मैं मॉलिक्यूल लेके आई, तीसरा मॉलिक्यूल लेके आई, चलो चौथा मॉलिक्यूल लेके आई, ठीक है। अभी ये 4 का ही चेन बना के दिखा रही हूँ, पर 4 की चेन नहीं होती, बहुत लंबी, पॉलीमर बोलते हैं हम, ठीक है। और ये जो है ये इसके साथ इस जगह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है 3 डैश, पुराने वाले का 3 डैश और अगले वाले का 5 डैश के साथ बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहता है और इसका बॉन्डिंग बनेगा।
अब देखो दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप बनाया और इसका बॉन्ड बनाया, तो ये देखो बैकबोन बनती चल रही है, ठीक है। और एक जगह तो एनबी लिखा ही हुआ है, नाइट्रोजनस बेस है ही। चलो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, ये ए हो गया, ये टी हो गया, जी हो गया और सी हो गया। अब देखो इसका क्या एंड है, इसका ये रहा तुम्हारा 5' एंड और ये नीचे वाला रहा क्या 3' एंड। अब मैं बोल रही हूं ये एक चेन बन गई या एक स्ट्रैंड बन गई, सिमिलरली मेरे को दूसरी स्ट्रैंड बनानी है, तो चलो दूसरी स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये रही तुम्हारी दूसरी स्ट्रैंड। अब मैं इसे सीधे बनाऊंगी क्या, नहीं बना सकती क्योंकि दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, बताया था ना कि दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। तो अगर मैंने सपोज करो इसे सीधे बना दी तो अभी भी प्रॉब्लम वहीं के वहीं, एनबी तो अभी नाइट्रोजनस बेस तो यहीं पे है और हमको पता है अगर दोनों स्ट्रैंड को जोड़ना है तो हमको दोनों के नाइट्रोजनस बेस को क्या करना पड़ेगा, पास में लाना पड़ेगा। क्यों पास में लाना पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अब तो इसका भी अभी क्या है, ये 5' एंड ऊपर है, करेक्ट, और इसका भी ये 3' एंड नीचे रहेगा। ऐसी पूरी चेन चलती जाएगी, इसका 3' एंड नीचे रहेगा। मैंने क्या बोला, कोई एक स्ट्रैंड लो और उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 180 डिग्री से घुमा दो। अच्छा पहले ये बताओ क्या ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ मैम दोनों पैरेलल है। पर अब जैसे मैंने एक स्ट्रैंड का क्या किया, डायरेक्शन पूरा रिवर्ट कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलने लगूंगी, एंटी पैरेलल बोलने लगूंगी। एंटी क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्शन से रेफर कर रही हूं, ठीक है। तो चलो वापस डायग्राम बनाए। तो अब एंटी पैरेलल कैसे बनेगा, उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, जहां 5' एंड पहले आना चाहिए था वहां क्या आएगा, 3' एंड आएगा। पर पहले बना लेते हैं। चलो तो ये हुआ तुम्हारा ऑक्सीजन। अब यहां पे रहेगा तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस और यहां रहेगा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली ये रहा दूसरा, ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप और ये तीसरे कार्बन के बीच में, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, पुराने वाले का फॉस्फेट जो 5th कार्बन पे लगा हुआ है और उसके साथ इसका 3rd कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये रहा तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप कौन से वाले पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है कि नहीं। और ये रहा तुम्हारा 5' एंड, इसलिए यहाँ पे 5' एंड और ये वाला 3' एंड देखो खाली चल रहा है इसलिए 3' एंड, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, और ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बन गए इसके 3 पे। तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, अभी मैंने एनबी नहीं बनाया, नाइट्रोजनस बेस नहीं बनाया, तो शुगर है और फॉस्फेट का क्या बन रहा है, बैकबोन बन रहा है। सिमिलर यहाँ भी शुगर और फॉस्फेट का क्या बन रहा है, बैकबोन बन रहा है। देखो जुड़ी हुई है पूरी, और दोनों के सेंटर में अब क्या आ गया है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब बताओ, मैंने बोला था दोनों क्या रहते हैं, बेस पेयर्स हमेशा ए के साथ कौन जुड़ता है, टी ही जुड़ता है। तो यहां पे आएगा टी, किस तरीके से बॉन्डिंग से जुड़ेगा, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। और कौन सा कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ऑब्वियस डबल बॉन्ड। अब यहां आया ए, ये डबल बॉन्ड, यहां आया सी, ये ट्रिपल बॉन्ड, यहां आया जी, ये आया ट्रिपल बॉन्ड। हुआ इतना क्लियर, ठीक है। यहां देखो, तो अब देखो कितने टाइप के बॉन्ड है, अगर मैं अलग अब कलर में दिखा रही हूं तो सबसे पहला बॉन्ड तो भैया एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहां पे है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये रहा तुम्हारा पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को ही बनाने के लिए है, दूसरा कहां पे, इस जगह पे, नाम क्या है उसका, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तीसरा बॉन्ड कहां पे, दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने के लिए जो ये बॉन्ड है, कौन सा, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। और चौथा बॉन्ड कहां पे, यहां पे, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, जिसको हमने बोला बेस पेयर, कौन सा, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ए और टी के बीच में रहेगा तो कैसे रहेगा, डबल, जी और सी के बीच में रहेगा तो कैसे रहेगा, ट्रिपल। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इसका ये रहा 5' एंड, इसका रहा ये 3' एंड, ये रही दूसरी स्ट्रैंड, इसका ऊपर रहा 3' एंड और नीचे रहा 5' एंड, और दोनों के बीच में ये देखो ये क्या है, बेस पेयर्स बने हुए हैं। बोलो मैम ये तो सीढ़ी जैसा लग रहा है, और नहीं तो क्या, सीढ़ी जैसे ही तो लगेगा। अभी मैं आ रही हूं उसी वाले पॉइंट पे। तो देखो ये आया यहाँ जी, ये आया यहाँ ए, बीच में सॉरी ये आया जी और आया यहाँ पे क्या, सी, है ना, सी आया इस जगह पे, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आया ए, यहां पे आया टी, डबल बॉन्ड, फिर आया जी, फिर आया सी, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे करते करते अगर मुझे दिखेगा तो एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा।
अब मैं क्या करूंगी, बस उसको उठाओ और ट्विस्ट कर दो। तो जैसे ही ट्विस्ट करोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुमको मिलने लगेगा। हुआ क्लियर? तो अभी हमने क्या सीखा, एक छोटा सा मोनोमर बनाना, फिर मोनोमर का पॉलीमर बनाना, पॉलीमर की 2 स्ट्रैंड्स बनाना, दोनों स्ट्रैंड को जोड़ देना विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग बाय फॉर्मिंग कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, और बस दोनों को क्या करो, थोड़ा ट्विस्ट कर दो तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब बोलोगे मैम पर यहाँ पे तो और एक्स्ट्रा कुछ लेबलिंग है, ये कुछ लेबलिंग तुम्हारी बुक में नहीं दी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब अगर तुम ये स्ट्रैंड देखोगे तो ये क्या है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। यही जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर। जो किसने डिस्कवर किया था, हमारे साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, अब बोलोगे मैम यहाँ पे बाकी तो सब ठीक है, ये सब तो लेबलिंग कुछ समझ में नहीं आ रही। तो देखो जरा, यहाँ पे 2 बेस पेयर्स के बीच में, मतलब ये जो 2 बेस पेयर्स हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, ये रहता है, वापस उन्होंने जब देखा, डिस्कवर किया और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तब पता चला ये जो डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, माइनस बोल रही है मतलब वो चीज डिनोमिनेटर में इतनी छोटी है। बट ऑब्वियस, अभी देखो सेल जो दिखता नहीं है मतलब वो तो बहुत छोटा होगा, बट ऑब्वियस सेंटीमीटर मिलीमीटर के भी नीचे होगा, करेक्ट। अब जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब और उसके नीचे नीचे चलते चले जाओगे तो अब अभी तक जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं हम ऐसे लिखते हैं 1000 या 10। अब मैं बोल रही कोई चीज डेसी है, डेसी को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 है ना, तो उसको हम डेसी बोलते हैं। अब मैं बोल रही हूं वहां पे यूनिट क्या लिखी है, नैनोमीटर, मतलब 1/100000000 और एक और 0, तो इसको इतने 0 लगाने से अच्छा मैं लिख दूं 1/10⁹। अब इसी को मेरे को न्यूमरेटर में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, इसको लिख सकती हूं 10 × -9। तो ये जो चीज है या तो ऐसा बोलूं 10⁻⁻9 मीटर, या इसी को मैं बोल दूं क्या, नैनोमीटर। तो 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, 0.34 नैनोमीटर। या फिर उसी को बोलने का तरीका, एक डेसिमल और लेके आ जाओ, मतलब अब वो हो जाएगा क्या, 10⁻⁻10, तो उसको बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस रहता है, 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस रहता है। यहां से आएंगे न्यूमेरिकल्स। अब कैसे न्यूमेरिकल, थोड़ा वेट करो, मैं शुरू करती हूँ एक एक करके न्यूमेरिकल, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहां से अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगी जो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूं वो मैं वापस रिपीट करूंगी अगले वाले लेक्चर में, जहां पे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें हैं कॉमन है, कहीं से भी रेफरेंस करके पूछ सकते हैं। सिंस यहाँ पे लेंथ की बात की गई है इसलिए मैं तुमको इसका आइडिया दे रही हूं। तो देखो जो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमने पढ़ लिया, वापस पढ़ेंगे कितना, 0.34 नैनोमीटर या 0.4 एंगस्ट्रॉम। अब जो एक टर्न होता है या जो एक ट्विस्ट होता है, वो उस ट्विस्ट के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो सिर्फ तुम 10 बेस पेयर्स और जो 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, यहां से तुम एक टर्न या ट्विस्ट के या पिच के अंदर कितना डिस्टेंस हुआ ये निकाल सकते हो। कुछ आई कहानी समझ में? मैं ये बोल रही हूं कि जो 2 बेस पेयर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बाबा, ये रहता है 0.34 नैनोमीटर। अब मैं ये बोल रही हूं एक ट्विस्ट के अंदर या एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब अगर मैंने पूछा बताओ कि एक ट्विस्ट के अंदर कितना, मतलब एक ट्विस्ट या एक टर्न का कितना डिस्टेंस हुआ, तो क्या करोगे, सीधा सीधा 0.34 इंटू 10, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3.4 नैनोमीटर। तो एक पिच का कितना डिस्टेंस रहता है, 3.4 नैनोमीटर। अब पिच देखो यहाँ पे ये जो 2 हेलिक्स है ना, इसके बीच का मतलब जो ये ट्विस्ट हुआ है, ये एक पर्टिकुलर ये जो टर्न आया उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद बोलोगे मैम यहाँ पे तो और भी कुछ लेबलिंग्स है। हाँ है, एक को बोलते हैं माइनर ग्रुप जहां पे छोटा टर्न आता है ना, जो 20 डिग्री का रहता है, और एक होता है मेजर ग्रुप जो होता है 22 डिग्री का। अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये डायामीटर एक डीएनए का कितना रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है या 2 नैनोमीटर का। ये अपन को कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है क्योंकि यहीं से अगला टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी तुम देख रहे हो कि इसका जो विड्थ है, एक डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ कितनी है अभी, 2 नैनोमीटर है। जब मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी पैकेजिंग, देखना है धीरे धीरे विड्थ करके बढ़ती चलेगी, क्योंकि एट द एंड हमने आज एक लाइन पढ़ी है कि नॉर्मल
नॉर्मल में जब हम सेल को देखेंगे तो उसके अंदर हमें डीएनए मिलेगा, पर जब वो सेल डिवाइड कर रहा होगा तो वो डीएनए पैक हो जाएगा किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में। और जब पैक होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में तो यही चीज क्या होती जाएगी? विड्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हुआ इतना क्लियर? तो यहां पे तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का इतना पोर्शन होता है खत्म। चलो एक बार देख लेते हैं। तो यही जो वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। बहुत बार डबल हेलिक्स मॉडल किस नाम से आता है? डबल हेलिक्स क्रिस्टलोग्राफिक मॉडल, ठीक है, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाला गया था। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोर्शन वाज बेस पेयरिंग। हमने पढ़ तो ली एटीजीसी, एटी के बीच में डबल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जीसी के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन bonding between the two strands of polynucleotide chain. अब proportion was also based on the observation of Erwin Chagaf, जिसको चागाफ रूल से भी पढ़ाऊंगी मैं, अभी नहीं, आगे चैप्टर के जैसे आगे मूव करते चलेंगे तब पता चलेगा। That for double strand DNA the ratio between A and T and G and C are constant and equal to 1। मतलब A और T को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय G और C करोगे इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है? 1। ये किसने बोला था? चागाफ रूल के अंडर आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो परसेंटेज पूछ लेते हैं, वो क्या करते हैं, इसी हमको पता है कि इन A प्लस टी अपॉन G प्लस C इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी के बेसिस पे वो बताएंगे कि एक इसमें प्यूरिन का कंटेंट इतना है, आप बताओ पायरामिडिन का कितना होगा, और हमें पता है वो इक्वेशन। जब मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी तब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा, और आगे मैं वापस बताऊंगी कि इसको हम सॉल्व किस ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये था सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी तुम्हें मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे मिलेगा। क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे, जैसे ही एंटर करोगे ये होम पेज आएगा। K to 12 को सिलेक्ट करना है, टॉपिक्स मतलब क्लास सिलेक्ट करनी है, फिर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और सुनते चलना है। बाकी चैप्टर्स भी वहां पे मिलेंगे तुमको, ठीक है। और बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहो।